तो चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। तो बेटा आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रोटेशन मोशन। रोटेशन मोशन का ये पहला लेक्चर होने वाला है। इससे पहले के जितने भी लेक्चर थे उन सारे लेक्चरों में एक कमेंट भाई साहब बिल्कुल कॉमन कमेंट था, सर रोटेशन मोशन शुरू कर लो, सर रोटेशन मोशन शुरू कर लो, सर रोटेशन मोशन शुरू कर लो, सर रोटेशन मोशन शुरू कर लो। भाई साहब इतने सारे कमेंट्स देख करके मेरा खुद का माथा ऐसा हो गया भाई साहब, क्या बच्चे रोटेशन मोशन पढ़ने के लिए घूम रहे हैं क्या भाई साहब। चलो ठीक है, तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं फिर रोटेशन मोशन। ठीक है, पहला लेक्चर है, काफी बेसिक लेक्चर रहने वाला है, परंतु आज मैं भूमिका बना दूंगा। आज आपको तैयार कर दूंगा मैं कि चैप्टर पढ़ना कैसे है, किस तरह से पढ़ना है, क्या अपने को जरूरत है क्या जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से प्यार से एकदम नोट्स बनाने हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ाने की समझाने की सारी जिम्मेदारी मेरी भाई साहब, मैं स्वीकार करता हूं मेरी जिम्मेदारी है, परंतु नोट्स बनाने की जिम्मेदारी वो आपकी है। तो कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे, साथ में एक रफ कॉपी लेकर के बैठेंगे। मैं बोलूंगा सॉल्व कर तो कर, मैं बोलूंगा वीडियो को स्टॉप कर तो कर। ठीक है, इसमें अपने को बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। इसके अलावा डीपीपी और वर्कशीट जो है वो मैंने ऐप पर अपलोड करवा दी है। अपडेटेड जो डीपीपीज है वो भी अपडेटेड मैंने उसके ऊपर ऐप पर अपडेट करा दिया, उसे भी ठीक है अपलोड करा दिया। जाकर के उसे डाउनलोड करो और तरीके से सॉल्व करो। अब देखो जो मैंने अपडेट जो कराया है ना डीपीपी को, अब जैसे जैसे मैं लेक्चर में पढ़ाता जाऊंगा ना वैसे वैसे आपको वहां पर सवाल मिलते जाएंगे उसी ऑर्डर में। ठीक है, तो अपने को बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी, लेक्चर देखना है, तुरंत डीपीपी सॉल्व करनी है, और जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा तुरंत टेस्ट अटेम्प्ट करना है। तो देखो बिल्कुल एकदम सिस्टम बन जाएगा अपना, है कि नहीं। लेक्चर देखा, डीपीपी सॉल्व करी, वर्कशीट सॉल्व करी, जैसे चैप्टर खत्म हुआ टेस्ट सीरीज लगा दी, तो एकदम सिस्टम बन गया, है कि नहीं। मजा आ जाएगा बिल्कुल एकदम। ओके पक्का, शुरू कर सकते हैं फिर हम लोग 110%। चलो आ जाओ। तो बेटा रोटेशनल मोशन में आज जो सबसे पहली जो हम लोग बात करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। ठीक है, परंतु मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करने से भी पहले आपको एक आध चीजें और बताता हूं। यहां आ जाओ, है ना, कुछ आपको मैं रिवीजन कराता हूं। देखो, तो जब मैंने 11वीं की फिजिक्स जो है मैंने शुरू करी, तो उससे मैं सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया ट्रांसलेशनल मोशन, है ना। काइनेमेटिक्स में पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, ट्रांसलेशनल मोशन, है ना। सर ट्रांसलेशनल की क्या है बात कर रहे हो, बस ऐसे ही थोड़ा सा एक भूमिका बना रहा हूं आपके लिए बस, है ना। ट्रांसलेशनल मोशन, है ना, ट्रांसलेटियोनल मोशन। ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन कह लो या रेक्टिलिनियर मोशन कह लो। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, क्या मैंने पढ़ाया था इसमें, आपको याद करो क्या पढ़ाया था। मैंने कहा जैसे अगर ये धरती माता है और धरती माता के ऊपर अगर जैसे मैं ये बोलूं कि हमारे पास कोई ब्लॉक है कोई m मास का, ठीक है, और वो m मास का जो ब्लॉक है वो ऐसे चलता चला जा रहा है, तो इस तरह का जो मोशन था वो एक रेक्टिलिनियर मोशन था। ठीक है, या फिर अगर मैं कहूं कि इस तरह से हमारे पास कोई सरफेस है, कोई ट्रैक है, और उसके ऊपर अगर मैं कहूं कि कोई m मास का कोई डब्बा है वो चलता चला जा रहा है ना, तो ये भी एक प्रकार का रेक्टिलिनियर मोशन है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। बोला ठीक है सर, अच्छा जी बहुत बढ़िया। उसके बाद बेटा जो बात करी जाती है ना, उसके बाद बात करी जाती है रोटेशनल मोशन की। ठीक है, जिसके लिए हम लोग अभी तक परेशान घूम रहे थे, रोटेटियोनल मोशन। एक मिनट, रोटेटियोनल, रोटेशनल मोशन। ठीक है सर, क्या समझे सर रोटेशनल मोशन सर कैसे। बेटा जैसे अगर मैं आपको ये कह दूं कि मेरे पास ना ये कोई रॉड है, इस तरह से एक रॉड समझते हैं ना, एक डंडी समझते हैं ना, उस डंडी को अगर मैं मान लो कील गाड़ के ना इस बोर्ड के अंदर से गाड़ दूं, ठीक है ऐसे, अरे वो भैंस नहीं बंधी होती खूंटे से, तो जब खूंटे से जब भैंस बन जाती है तो भैंस इधर उधर तो जा नहीं सकती, वो खूंटे के ही चारों तरफ चक्कर मार सकती है, यही तो होता है ना। तो वो खूंटा क्या है, बेसिकली एक प्रकार की कील है, तो वो खूंटा गाड़ दिया, बेल भैंस की उससे बांध दी, अब वो जो भैंस है वो उसके चारों तरफ घूम सकती है भाई साहब, इसके अलावा तो कहीं भी जा नहीं सकती। हमारे गांव में तो खूंटा तोड़ के भाग जाती है सर उसकी बात नहीं कर रहा मैं, है ना। तो खूंटा गाड़ दिया, मान लो अब जैसे एक रॉड है तो हमने यहाँ पर ऐसे खूंटा गाड़ दिया, खूंटा समझते हो ना, वो ऐसे जमीन में से गाड़ दिया अपन ने, है ना, अंग्रेजी मीडियम वालों, है ना, इस तरह से कील, इसको आप हिंज भी कह सकते हो। ठीक है, टेक्निकल भाषा में हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हिंज बोलेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा, कैसे हिंज गाड़ दिया, और हिंज के अबाउट बस अभी रोड देखो आप ऐसे घूम सकती है। ठीक है, तो इस तरह का जो मोशन होता है ना बेटा, इस तरह के मोशन को हम लोग कहते हैं रोटेशनल मोशन। या फिर जो छत पर जो पंखा लगा हुआ है, जहां पर बैठकर आप लेक्चर देख रहे हो, तो जो पंखा जो घूम रहा है, इसकी जो ब्लेड जो घूम रही है, ये एक प्रकार का क्या है, रोटेशनल मोशन है। समझ आ गया पक्का, बहुत बढ़िया साहब। उसके बाद जो बात करी जाएगी, उसके बाद बात करी जाएगी बेटा रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल, तीनों की बात करी जाएगी, रोटेशनल और प्लस ट्रांसलेशनल दोनों मोशन एक साथ। ठीक है, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन। सर ये कैसे होता है, कोई बॉडी चल भी रही हो सर, घूम भी रही हो, है ना, ये कैसे हो सकता है, अभी बताता हूं आपको, डोंट वरी। अच्छा ये नोट कर लिया हमने सर, इसमें क्या नोट करना है, करना है भैया, करना है, नोट करना है। और क्या ये कि मूवी थोड़ी चल रही, पिक्चर थोड़ी चल रही भाई साहब, नोट करते चलो उसको फटाफट, है ना। क्या क्या अगर कोई बॉडी ऐसे सीधी सीधी चल रही हो, रेक्टिलिनियर मोशन, घूम रही हो किसी ओमेगा से, मान लो रोटेशन मोशन, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, ये क्या होता है अभी बताता हूं। लो
आ गया, मैं साइड में आ गया, लो ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट कर लिया। सुन मेरी बात सुन, सर ये कैसा होता है, देख सुन मैं बताता हूं। जैसे बेटा वो होता है ना, गाड़ी का पहिया नहीं होता, जैसे गाड़ी का पहिया, सर गाड़ी का पहिया, हाँ गाड़ी का पहिया घूमता भी है और गाड़ी का पहिया आगे भी बढ़ता है? ऐसे सुनो, ध्यान से देखो, बढ़िया बात बताता हूं आपको, सुनो यहां सुनो। अब जैसे मान लो ये गाड़ी का पहिया है, कोई बनाऊंगा मैं, धरती माता मैंने बनाई मान लो, और धरती माता के ऊपर हम लोग बनाएंगे गाड़ी का एक पहिया, है ना। जिस टाइम मैं आपके साथ ये डिस्कशन करूंगा ना, आप समझना कि अब ये चैप्टर खत्म होने वाला है बस, ठीक है। ये आखिरी टॉपिक होगा रोटेशन मोशन का, जिसमें मैं आपके साथ रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल पूरा डिस्कस करूंगा, ठीक है, इस तरह से। एक मिनट रखो, देखो बढ़िया चीज बताता हूं। सर इतने सारे पहिए, ये इतने सारे पहिए नहीं है, ये बेसिकली एक ही पहिए की मैंने अलग अलग स्टेजेस दिखाई हैं। कैसे सर, कैसे? ये जो पहिया है ना बेटा, ये पहिया ऐसे घूम भी रहा और ऐसे चल भी रहा, ठीक है, ऐसे घूम भी रहा और ऐसे चल भी रहा, ऐसे घूम भी रहा और ऐसे चल भी रहा, ठीक है, ऐसे घूम भी रहा, ऐसे चल भी रहा, ऐसे घूम भी रहा, ऐसे चल भी रहा, ठीक है क्या? बात समझ आ गई? अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। तो जब ये घूम भी रहा है और चल भी रहा है, तो सोचो अगर कोई पॉइंट शुरू में यहां रहा होगा, अगर कोई पॉइंट शुरू में यहां रहा होगा, सोचो अगर ये सिर्फ घूम ही रहा होता, सिर्फ घूम रहा होता, सिर्फ घूम रहा होता, तो वो पॉइंट थोड़ी देर बाद यहां आ जाता, थोड़ी देर बाद यहां आ जाता, पर ये तो आगे चल भी रहा है, तो इसका मतलब कि वो पॉइंट कहीं ना कहीं यहां आ जाएगा, हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। फिर अगर ये सिर्फ घूम रहा होता तो ये पॉइंट सरक करके यहां आ जाता, परंतु ये तो चल भी रहा है, तो वो पॉइंट सरक करके कहीं ना कहीं यहां आ जाएगा। फिर अगर सिर्फ घूम रहा होता तो थोड़ी देर बाद ये यहां आ जाता, परंतु चल भी रहा है, तो ये तो यहां आ गया, है कि नहीं। फिर अगर सिर्फ घूम रहा होता तो ये यहां आ जाता, परंतु तो चल भी रहा है, तो ये वापस यहां आ गया। बोलो बात समझ आ गई? तो आप ये देखो कि व्हील के किसी पर्टिकुलर पॉइंट का मोशन कितना ज्यादा समझो डिफिकल्ट सा मोशन है, कैसे कैसे, और ये तो मैंने बहुत कम दिखाया। सोचो थोड़ी देर बाद में एक स्टेज और बना सकता था जिसमें ये यहां पर होता, फिर यहां होता, फिर यहां होता। सोचो कितना कितना मुश्किल हो जाता है ना मोशन एनालाइज करने में, और अभी भी कोई आसान नहीं है। आप ये देखो, समझो आप चीज को बेटा, कि कितना मुश्किल सा मोशन है यार ये, है ना। कि पहले ये ए पॉइंट जो है ये यहां पर है, फिर उसके बाद ये यहां पर पहुंचा, फिर उसके बाद ये यहां से ऐसे उठा, उठ करके फिर ये यहां पर, फिर ये यहां पर। यार मतलब कितना भयंकर सा मोशन है ना ये, देख रहे हो क्या, है ना, ये देख रहे हो कितना भयंकर सा मोशन है यार ये। जब ग्राउंड पर खड़े होकर के जब हम पॉइंट ए के मोशन को देखने की कोशिश कर रहे हैं यार, मतलब क्या भयंकर मोशन लग रहा है यार। समझ आ रहा नहीं आ रहा है ना? तो यार सर इसको सर अपन फिर सर कैसे अपन यार डिस्कस करेंगे सर इसको? तो ध्यान से सुन, मेरी बात सुन। तो ग्राउंड पर खड़े होकर के मुश्किल लग रहा है ना, तो अगर मैं इस व्हील के सेंटर पर ही बैठ जाऊं, इस व्हील के सेंटर पर ही बैठ जाऊं, सोचो तो व्हील के सेंटर पर जिस भी बॉडी पर हम बैठते हैं बॉडी हमारे लिए रेस्ट पर आ जाती है और बाकी सारी दुनिया चलने लगती है। तो जैसे ही मैं इसके सेंटर मास पर बैठूंगा, व्हील के सेंटर पर बैठूंगा, तो व्हील मेरे लिए रुक गया, व्हील मेरे लिए आगे नहीं बढ़ रहा, बस घूम रहा है। तो जब मैं सेंटर पर बैठ के देखूंगा पॉइंट है ऐसे दिखेगा। बोला समझ आएगा नहीं आया? पक्का सोच ले। अब ध्यान सुनना, और अगर ध्यान सुन, देख एक चीज बताता हूं तेरे को, ध्यान सुन। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू व्हील, velocity of point A with respect to wheel is equal to velocity of point A with respect to ground minus velocity of wheel with respect to ground। और मुझे तो क्या देखना है, मुझे तो पॉइंट ए को देखना है ग्राउंड पर बैठ करके। तो ध्यान से देख, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू व्हील प्लस वेलोसिटी ऑफ व्हील विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। इन दोनों को मिला करके फिर इसको एनालाइज करेंगे। अभी ये चर्चा का विषय बिल्कुल भी नहीं है, ये चैप्टर के अंत में पढ़ाया जाएगा। पर तेरे को बता रहा हूं कि कैसे काम करेंगे, कि जब हमें ग्राउंड पर खड़े होकर के पॉइंट ए की रफ्तार निकालनी पड़ेगी ना, तो पहले हम पॉइंट ए की रफ्तार निकालेंगे व्हील के ही फ्रेम में, और फिर व्हील की जो रफ्तार है ग्राउंड के फ्रेम में जो कि ये वी है, इन दोनों को जब जोड़ देंगे वेक्टोरियली, है ना। कैसे जोड़ देंगे? वेक्टोरियली, तो हमारे पास आंसर आएगा। समझ आ गया? अब वेलोसिटी हो, चाहे पोजीशन कोऑर्डिनेट हो, एंगुलर मोमेंटम हो, फलाना ढिमकाना, सब कुछ निकालेंगे उसका, पर निकालेंगे ऐसे ही, है ना। दो पार्ट में तोड़ करके मोशन को एनालाइज करेंगे, वहां पर सिखाऊंगा मैं आपको। ये लगभग आप समझो आज से 10-15 लेक्चर के बाद की बात होगी, 15 लेक्चर के बाद की बात होगी कम से कम, है ना। तब तक इतने लेक्चर बन चुके होंगे भाई साहब, इसमें भयंकर चीज है, मजा आ जाएगा तुमको बिल्कुल एकदम, है ना। तो ये बात है, तब मैं वहां पर आपके साथ ये बात कर रहा हूँ, सही है क्या? पर अभी के लिए बस आपको बताया मैंने कि देख बेटा, रोटेशन ट्रांसलेशन मोशन ऐसा होता है और देखने में बड़ा डिफिकल्ट होता है, तो प्राण निकल जाते हैं। तो अभी इसकी बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी तो शुरू करा अभी तो हमने, है कि नहीं, इसकी थोड़ी बात करेंगे अभी। चलो समझ आया?
पक्का 100%। अब चीजों को जरा थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाऊं, 100% एकदम। चलो जी बहुत बढ़िया साहब, मैं आ जाता हूं, अपन नोट करेंगे, इसको लिखेंगे कि चैप्टर के अंत में बात करेंगे, कहीं लिख के छोड़ लेंगे इसको। चलो जी करा हमने, अरे पक्का, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? 100%। चलो जी बहुत बढ़िया साहब, और बात करते हैं, है ना। तो सर ये आपने थोड़ा थोड़ा समझाया, थोड़ा थोड़ा हमें समझ आया, ज्यादा तो शायद नहीं आया होगा सर, अभी तो अपने नन्हे बालक है ना, पर धीरे धीरे आएगा, ठीक है। चलो जी बहुत बढ़िया साहब, आ जाओ अब मेन थोड़ी सी बात करते हैं। अच्छा इसके अलावा रिजिड बॉडी क्या होती है, ये सब हम लोग जानते हैं। रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसकी 2 पॉइंट की दूरी कभी भी चेंज नहीं होती, जैसे मार्कर है, रिजिड बॉडी है, इसके इस पॉइंट की और इस पॉइंट के बीच की दूरी कभी भी चेंज नहीं हो सकती। आप अब अगर इसको चेंज करने की कोशिश भी करोगे ना, ये टूट जाएगा भाई साहब, परंतु इसके बीच की दूरी कभी भी चेंज नहीं होगी। ये पॉइंट और ये पॉइंट, जो दूरी फिक्स है वो फिक्स है। उस प्रकार की बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी कहते हैं। इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है, सही है, पक्का। अब आगे बढ़ो बेटा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। जैसे मैं अगर आपको ये कहूं कि भाई कोई बॉडी है ना, इस तरह से कोई बॉडी है, और वो बॉडी जो है m मास की है, और वो है उसका जो एक्सेलरेशन है वो a है, उसका जो एक्सेलरेशन है वो a है, तो मैं क्या कहूंगा इस बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं क्या, F इज इक्वल टू m इंटू ए। F इज इक्वल टू m इंटू ए। बोलो बात समझ आ गई? अब सोचो, मैं कह रहा हूं कि एक्सेलरेशन है मान लो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिक्स है ना। मैं ये कह रहा हूं कि किसी बॉडी को ना आपको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलाना है। मेरी बात ध्यान से सुनना, अब कंसेप्ट बना रहा हूं, अब ध्यान सुनना बेटा। अगर मैं कहूं कि किसी बॉडी को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलाना है, तो बच्चा बोला सर कौन सी बॉडी? मैंने कहा ये मार्कर। तो बोला हाँ सर लाओ ना सर। मार्कर पकड़ा बच्चे ने, हाथ में लेके फेंक दी, ले साला, है कि नहीं? बोला सर लो, चल गई। मैंने कहा हाँ बात तो सही है भाई साहब तेरी, सही में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चला दी। फिर मैं तेरे को कहूं बेटा ये कुर्सी है, ले इसको चला साले 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। बोलेगा सर ये तो बहुत भारी है। तो सर, तो मैंने क्या हुआ, भारी है तो क्या हुआ? बोले सर इसको सर फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा ना सर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जब फेंकेंगे तो सर फोर्स तो ज्यादा लगाना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ बात तो सही है। तो सर पहले सर थोड़ा कष्ट कम हो रहा था सर, वो मार्कर को जब चलाया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से तो कष्ट थोड़ा कम हुआ, अब सर इसके लिए कष्ट थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। मैंने कहा हाँ बात तो सही है। फिर मैं तेरे को कहूं, मैंने कहा तेरे को पूरी की पूरी टेबल अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलानी पड़े, बोल सर बहुत कष्ट होगा सर, है कि नहीं? हाँ, इसका मतलब कि जो मास होता है ना, मास, ये जो मास है, ये मास है ना, ये है किसी बॉडी को चलाने में होने वाला कष्ट। ओके, किसी बॉडी को चलाने में होने वाला कष्ट है ये। ओके, अगर किसी बॉडी को चलाने में कष्ट ज्यादा हो रहा, इसका मतलब तो इसका मास ज्यादा है। अगर किसी बॉडी को चलाने में कष्ट कम हो रहा, इसका मतलब उसका मास कम है। ऐसा हमें इसे समझना चाहिए। बोलो बात समझ आ गई बेटा? जिस प्रकार से मास जो है ना वो किसी बॉडी को चलाने में होने वाला कष्ट होता है, उसी प्रकार से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसे यहां फिजिक्स में मोई भी कह देते हैं, मोई, MOI, मोई। और फिजिक्स में से अपन आई से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? आई से दिखाते हैं बेटा। कैसे दिखाते हैं? आई से। मोई, मोई क्या होता है बेटा? मोई होता है किसी बॉडी को घुमाने में, किसी बॉडी को, क्या फॉर्मूला होता है, क्या मैथमेटिक्स होती है, बाहर में जाए वो सब तो मैं तेरे को सिखा ही दूंगा। तू फील ले पहले किसी चीज की, कि फील क्या है यार, मोमेंट ऑफ इनर्जी है क्या साला, है ना। किसी बॉडी को घुमाने में होने वाला कष्ट, किसी बॉडी को घुमाने में होने वाला कष्ट, होने वाला कष्ट, ठीक है। तो अगर किसी बॉडी को घुमाने में कष्ट ज्यादा हो रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, और किसी बॉडी को घुमाने में अगर कष्ट कम हो रहा है तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कम है। अब किस किस चीज पर डिपेंड करता है, कैसे होता है, क्या फॉर्मूला होता है, कैसे समझूं, सब बता दूंगा मैं, डोंट वरी अबाउट दैट। आप फील लो पहले चीज की, समझ आया है? मास क्या है? मास किसी बॉडी को चलाने में होने वाला कष्ट, उसे मास कहते हैं। मास ज्यादा है तो चलाने में कष्ट ज्यादा होगा, मास कम है तो चलाने में कष्ट कम होगा, नॉर्मल बात है। उसी प्रकार से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? किसी बॉडी को घुमाने में होने वाला कष्ट होता है। अगर तो घुमाने में कष्ट ज्यादा हो रहा तो इसका मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, और अगर घुमाने में कष्ट कम हो रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, कम है, कम है। बोलाया? पक्का?
क्लैरिटी है 100% एकदम, है ना। अब मेरी बात सुनो, यहां आ जाओ। अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स के ऊपर बात करते हैं। एक बार इसको नोट करें एक बार साइड में कि सर ने हमें ये समझाया, सर ने हमें ये फील दी उस चीज की कि भाई साहब किसी बॉडी को घुमाने में होने वाला कष्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, बात खत्म। ठीक है, पक्का है जी, 100% एकदम। चल अब मेरी बात सुन, यहां आ जा। लो अब थोड़ा सा मैं आपको लेकर के गणित में घुसता हूं, ठीक है। यहां आ जाओ बेटा। जैसे मैं अगर आपको ये कहूं कि आपके पास क्या है, ये कोई बॉडी है, ठीक है, कोई बॉडी है। अब कोई बॉडी तो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर के बनती है, तो ये भी बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है। सर कैसे सर? मैं ऐसे कह रहा हूं कि मान लो बहुत सारे पार्टिकल हैं और हमने क्या कर रखा है, इस बॉडी को ना हिंज कर रखा है। क्या कर रखा है? हिंज। हिंज मतलब यहां पर ऐसे कीला गाड़ दिया और कीला गाड़ करके घुमा रहे हैं। अब भाई रोटेशन करना है तो कीला तो गाड़ना ही पड़ेगा, घुमाना तो पड़ेगा ही, है कि नहीं। अब तो सारा काम ही घुमाने का करना भाई साहब, तो कीला तो गाड़ना ही पड़ेगा, है ना। तो कीला गाड़ दिया और कीला गाड़ करके हम इस बॉडी को ऐसे घुमा रहे किसी ओमेगा से। बोले ठीक है, ओके, समझ आ गया, है ना। अब मेरी बात सुनो, मैंने बोला कि ये बॉडी तो यार बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बनी है। बोला सर कैसे? मैंने कहा ऐसे देख सुन, एक कोई पार्टिकल यहां हो सकता, एक कोई पार्टिकल यहां हो सकता, एक कोई पार्टिकल यहां हो सकता और ऐसे एक कोई पार्टिकल यहां हो सकता, है ना। एन नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बनती है कोई बॉडी। तो बोला हाँ सर आपकी बात तो सही है। जैसे मैंने बोला कि मान लो यहां पर कोई पार्टिकल है, मास है m1 और एक्सिस ऑफ रोटेशन से, देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस क्रॉस का मतलब समझते हो ना। इस क्रॉस का मतलब क्या होता है? इनटू द पेपर, इनटू द पेपर, मतलब कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ऐसी है, वो अंदर ऐसे गाड़ी हुई है ना, इस तरह से। अच्छा इस डॉट का क्या मतलब होता है? इस डॉट का मतलब होता है आउट ऑफ द पेपर, है ना। हालांकि इन दोनों का ही मतलब यहां पर तो एक ही हो जाएगा, उससे कोई खास बात नहीं है। अच्छा इन दोनों का ही मतलब ये है कि परपेंडिकुलर टू पेपर, परपेंडिकुलर टू पेपर, है ना। अच्छा अगर ये पेपर है, इस बोर्ड को अगर आप एक पेपर मानोगे तो क्रॉस तो है अंदर, क्रॉस तो है अंदर और डॉट है बाहर। मुंह से बोलो, डॉट है बाहर, समझ आ रहा है ना, डॉट है बाहर और क्रॉस है अंदर, परंतु है तो दोनों बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर ही, समझ आ गया ना। तो यहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्रॉस, क्रॉस का क्या मतलब समझेंगे? इनटू द पेपर। क्रॉस का क्या मतलब समझेंगे? इनटू द पेपर, समझ आ रहा है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुन, आ जाओ यहां आ जाओ। बोला साहब ठीक है साहब, आपकी बात समझ आई साहब, और देखो आओ यहां आओ। तो मैंने बोला कि जैसे ये कोई मास m1 है और एक्सिस ऑफ रोटेशन, समझ गए ना, ये क्रॉस, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो दूरी है ये r1 है, सही है। और इसी तरह से मैंने बोला कि ये मास m2 है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो दूरी है वो r2 है। उसी प्रकार से ये कोई मास m3 है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो दूरी है वो r3 है। इसी प्रकार से करते 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 भाई साहब मैंने बोला कि मान लो ये कोई nth मास है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी rn है। क्या है? rn है। अब सोचो जब आप इसे घुमाओगे, है कि नहीं, ये कोई बॉडी है ना, जैसे जैसे ये कोई बॉडी है, इस तरह से ये कोई बॉडी है, ठीक है। ये इस बॉडी को ऐसे हिंज कर दिया था, ऐसे हिंज कर दिया था, है ना। अब हिंज करके आप इसे घुमा रहे हो ऐसे, उई ऐसे घुमा रहे हो, ये हिंज कर रखा है, ये कीला गाड़ दिया, है ना, और कीला गाड़ के ऐसे उई ऐसे घुमा रहे हो। तो सोचो ये बहुत सारे जो पार्टिकल हैं सारे, ये सारे सारे पार्टिकल भी ऐसे घूम रहे होंगे, इसमें कोई खास बात नहीं है ना। अब ध्यान से सुनो, तो जब ये घूम रहे होंगे, है ना, तो ऐसे घूम रहे होंगे, ऐसे चल रहे होंगे, कैसे? ऐसे। मेरी बात सुनना, ध्यान से मेरे साथ बने रहना, है ना। ये पार्टिकल कहीं ना कहीं ऐसे जा रहा होगा किसी रफ्तार से, ये पार्टिकल ऐसे जा रहा होगा किसी रफ्तार से, है ना। ये पार्टिकल ऐसे जा रहा होगा किसी रफ्तार से, ये पार्टिकल ऐसे जा रहा होगा किसी रफ्तार से, सही है क्या? मुंह से बोलो, है ना। हाँ अच्छा, इसकी रफ्तार अगर लिखना चाहूं v1, अगर आप लोग मेरे से सर्कुलर मोशन पढ़ के आए हो, आपको ये बात पता है ओमेगा इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर बाय r, तो v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ओमेगा r, वेयर v परपेंडिकुलर इज दैट कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज परपेंडिकुलर टू r। तो परपेंडिकुलर टू r वाली रफ्तार ही है ये v1, तो v1 क्या आएगा? ओमेगा r। क्या आएगा? ओमेगा r, और r1 लिखना चाहिए, तो v1 क्या आ जाएगा बेटा? ओमेगा r1 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से v2 कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा ओमेगा r2। ये दूरी देखो ना कितनी, r2 है तो r2, है ना। उसी तरह से v3 कितना आ जाएगा? ओमेगा r3। उसी प्रकार से vn कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा ओमेगा rn। सही है क्या? कोई खास बात नहीं है? बोला हाँ सर। चलो अब आप मुझे इस पूरी बॉडी की ना काइनेटिक एनर्जी लिख के दिखाओ, रोटेशन काइनेटिक एनर्जी। तो कैसे लिखेंगे? बोला सर आप ही दिखा दो, अभी तो टाइम थोड़ा कम है ना। आ जाओ यहाँ आ जाओ। तो अगर इस बॉडी की अगर मैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखने का प्रयास करूं, सुनो, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे तो भाई साहब सारे जितने भी मासेस हैं उन सारे मासेस की जो काइनेटिक एनर्जी है सब लिख देना चाहिए। भाई काइनेटिक एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, तो सबकी अलग अलग लिखेंगे, जोड़ देंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। बिल्कुल हाँ सर आप सही कह रहे हैं, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे हाफ
और m1 और साथ में v1 का स्क्वायर और प्लस हाफ और m2 और साथ में v2 का स्क्वायर और प्लस हाफ और m3 और साथ में v3 का स्क्वायर, और ऐसे करते 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 आखिरी में क्या लिख देंगे, हाफ और mn और vn का स्क्वायर। सारे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली, सबको हमने जोड़ दिया, तो हमें क्या मिल जाएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है ना। चलो बहुत बढ़िया साहब, तो फिर टोटल एनर्जी क्या लिखेंगे, हाफ और m1। अब v1 देखो, v1 का स्क्वायर करना है, v1 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो v1 क्या है, ओमेगा r1, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर r1 स्क्वायर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर और r1 स्क्वायर प्लस हाफ और m2 और ओमेगा स्क्वायर और r2 स्क्वायर और प्लस हाफ और m और अच्छा m3 है ना, ये m3, और साथ में देखो कैलकुलेशन का ध्यान रखना भाई साहब, है ना, ओमेगा स्क्वायर और साथ में क्या आया, r3 स्क्वायर और प्लस चलते 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 क्या जाएगा, हाफ और mn तो था ही, और यह जाएगा ओमेगा स्क्वायर और rn स्क्वायर। देख लो एक बार, आराम से देख लो, शांति से देख लो एक बार, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कह रहा हूं वीडियो को स्टॉप कर लो, 1 मिनट देख लो कि सर ने सब सही लिखा है, देख लिया, अच्छे से देख लिया। अब मेरी बात सुनो, यहां जाओ, देखो बेटा अच्छा लगेगा आपको, यहां सुनो। तो बोला साहब ठीक है साहब, यहां देखो, तो भाई साहब टोटल काइनेटिक एनर्जी देखो बेटा क्या कॉमन आ रही है ना, कॉमन चीज को कॉमन निकाल लो। मैंने कहा देखिए एक तो हाफ कॉमन आ रहा और साथ में ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन आ रहा, उसको भी बाहर निकाल लूंगा, तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर ये बच जाएगा क्या, m1 और r1 स्क्वायर और प्लस m2 और r2 स्क्वायर और m3 r3 स्क्वायर, और चलते चलते क्या आया, mn rn स्क्वायर और साथ में आया ओमेगा स्क्वायर। बोलो बात समझ आ गई, पक्का। ये है हमारे पास क्या, काइनेटिक एनर्जी है, क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अब मेरी बात सुन, जब कोई बॉडी चल रही होती थी, है ना, इस तरह से, जब कोई बॉडी जब ऐसे चल रही होती थी, ध्यान से सुनना, कोई m मास की बॉडी है और v रफ्तार से चल रही है, तो मैं कहूं इसकी काइनेटिक एनर्जी बता, क्या बता, इसकी काइनेटिक एनर्जी बता। बोले चलिए कोई सवाल है, चले याद है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखता तू, इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, चलने वाली काइनेटिक एनर्जी क्या लिखता तू, सर यही तो लिखते सर, हाफ mv स्क्वायर। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही है बेटा। अब तू है ना, इन दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर कर, ये जो मैंने तेरे को बताई, एक तो हाफ mv स्क्वायर और एक ही हाफ इंटू ये अलाए बलाए जो भी है ऊट पटांग सा, और साथ में ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों को कंपेयर कर देख। तो ये है चलने वाली काइनेटिक एनर्जी, ये है घूमने वाली काइनेटिक एनर्जी। बोलो बिल्कुल सही है। फिर बराबर का निशान है, ये क्या पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें, बराबर का निशान इज इक्वल टू, फिर सामने देखो हाफ की जगह हाफ दिखा, जहां चलने वाली रफ्तार है, जहां चलने वाली रफ्तार है v, यहां पर है घूमने वाली रफ्तार ओमेगा, सब कुछ सेम है। यहां पर था किसी बॉडी को चलाने में होने वाला कष्ट, भाई साहब m क्या है, किसी बॉडी को चलाने में होने वाला कष्ट। तो भाई साहब ये पूरा का पूरा भाई साहब ये सूगली सिस्टम, ये क्या है, किसी बॉडी को घुमाने में होने वाला कष्ट। हाँ, और घुमाने में होने वाले कष्ट को क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं भाई साहब, अभी बताया तेरे को। तो वाकई में ये जो है ना, ये है मोई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोई, ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, किसी बॉडी को घुमाने में होने वाला कष्ट, है ना, किसी बॉडी को, दोबारा लिख देता हूं, किसी बॉडी को घुमाने में होने वाला कष्ट, ये भाई साहब बोलो बात समझ आई कि नहीं आई, अरे पक्का सोच लो 110%। अच्छा एक चीज आपको मैं और ऑब्जर्व करवाता हूं, देखो ये क्या है, m1 r1 स्क्वायर, देखो वाकई में r1 क्या है, आप बताओ सर r1 क्या है, तुम सोचो पहले r1 क्या है। सर r1 है सर एक्सिस से और मास की दूरी, ठीक है, अधूरा है। अब मेरी बात सुन, ये है एक्सिस से मास की परपेंडिकुलर दूरी, याद रखना इस चीज को। r1 ये क्या है, ये दूरी क्या है, ये है एक्सिस से मास की परपेंडिकुलर दूरी। r2 क्या है, एक्सिस से मास की परपेंडिकुलर दूरी। r3 क्या है, एक्सिस से मास की परपेंडिकुलर दूरी, है ना। rn क्या है, एक्सिस से मास की परपेंडिकुलर दूरी है भाई साहब, याद रखना परपेंडिकुलर दूरी, और कोई दूरी मत मान लेना, भगवान के लिए गलत हो जाएगा। कौन सी दूरी है, परपेंडिकुलर दूरी है। बोला ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ूंगा, आपको इतनी बात समझ आई है पक्का। तो मोई समझ आ गया, मोई क्या होता है, फोन आ रहा था क्या, चलो छोड़ो। मोई समझ आ गया, मोई को फिजिक्स में आई से दिखाते हैं, कैपिटल आई से, है ना, वो करंट वाला हिसाब किताब है, करंट मत पढ़ लेना इसको, भगवान के वो करंट क्या होता है, बोला m1 r1 स्क्वायर, वो नहीं होता है, ठीक है।
चलो समझ आया पक्का। अब एक बार इसको नोट कर, मैं एक बार यहाँ साइड में आ जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लो इसका एक बार, है ना, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। लो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, नोट कर लिया कॉपी में। स्क्रीनशॉट क्या नोट कर लिया करो, और क्या, सबसे बढ़िया है। चलो हो गया, आगे बढ़ूं पक्का। अब मेरी बात सुन, देख बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के नाम पर मैंने तुझे क्या बताया, मैंने तुझे ये बताया कि भाई साहब मोई जो है ना, मोई ये है क्या, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर और प्लस अप टू जाकर के क्या है mn और rn स्क्वायर। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। बोला साहब ठीक है साहब, बात समझ आ गई है ना। मास भी एक प्रकार की एक स्केलर क्वांटिटी है और ये दूरी भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पक्का कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। और वो दिख भी रहा है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ है ना, नंबर्स की तरह जुड़ा हुआ है, बहुत सारी चीजों से मिलकर बना हुआ है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी हो गई। बोलो बात समझ आ गई पक्का। अब मेरी बात सुन बेटा, जैसे मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं पहले, है ना। यहाँ सुनो, जैसे क्या हुआ, एक सरकारी स्कूल था बेटा। अब वो सरकारी स्कूल में क्या है ना, एक बार एक वो डीओ साहब आ गए। डीओ समझते हो, डीईओ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर जो है वो सरकारी स्कूल में जो है, गवर्नमेंट स्कूल में विजिट के लिए चले गए। तो एक क्लास में भाई साहब मैथ्स की क्लास चल रही थी, वो घुस गए अंदर। ठीक है, मास्टर साहब बैठे थे कुर्सी पे, मास्टर साहब जैसे डीओ आया, भाई साहब तुरंत हाँ सर खड़ा हो गया भाई साहब। तो डीओ आके खड़ा हुआ, बच्चों की क्लास चल रही एकदम ऐसे। तो पहली बेंच पर जो बच्चा बैठा था, डीओ साहब ने उठाया उसे। डीओ साहब बोले कि बेटा बता दो, बेटा सुबह क्या खाया था। तो डीओ साहब ने बोला बेटा सुबह क्या खाया था। तो बोले सर 2 रोटी खाई थी। फिर बोला बेटा अभी लंच में कितनी रोटी खाई। बोला सर 2 रोटी खाई थी। तो बोले बेटे टोटल कितनी हो गई। बोला 4 रोटी। बोला अरे यार शाबाश यार, तो कितना इंटेलिजेंट बच्चा है यार, तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। फिर डीओ साहब ने दूसरे बच्चे को उठाया, बेटा सुबह क्या खाया था। बोला साहब 3 रोटी खाई थी। बोला दोपहर में। बोला साहब 2 रोटी खाई थी। बोला टोटल कितनी हो गई। बोला 5 रोटी। तो डीओ साहब बोले अरे यार ये तो क्लास ही गजब किया यार, मतलब यार बच्चे कितने शानदार है भाई साहब, तो बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है बेटा, बैठ तू बैठ। और ऐसे पूछते भाई साहब आखिरी में चले गए। डीओ साहब बिल्कुल आखिरी बेंच पे चले गए भाई साहब। आखिरी बेंच पे कोई मेरे जैसा बैठा था। जैसे ही डीओ साहब ने उठाया, बोले डीओ साहब बोले भाई बेटा सुबह क्या खाया था। तो बोला साहब 3 रोटी खाई थी। फिर बोला दोपहर में। बोला खिचड़ी खाई थी, ले जोड़ ले। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं। बोला खिचड़ी खाई थी, ले जोड़ ले। बात का कहने का मतलब यह कि भाई साहब सेम में सेम तरह की तो चीज जुड़ेगी। उसे पता था मैं जैसे ही बोल दूंगा रोटी खाई थी साला मेरे से जुड़वा लेगा, और जोड़ना मेरे को आ नहीं रहा, तो भाई साहब इसका क्वेश्चन ही खत्म कर देता हूं मैं, है कि नहीं। बात क्या है, बात यह है कि भाई साहब सेम तरह की चीजों में सेम तरह की चीजें जुड़ती हैं तो सेम तरह की चीजें बनती हैं। 2 रोटी में 2 रोटी जुड़ेगी तो 4 रोटी बनेगी। ध्यान से सुनना। तो अगर यहां पर ये टर्म अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बता रही है ना, तो इसका मतलब कि ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और सारे मिलाकर के भी जो बना है वो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ आया पक्का। सेम तरह की चीजों में सेम तरह की चीज जुड़ती है तो सेम तरह की चीज बनती है। समझ आया पक्का है, सोच ले। अब मेरी बात ध्यान से सुन बेटा, इधर आ जा। तो इसका मतलब कि सर अगर जैसे मैं अगर सर मेरे को सिर्फ उस m1 मास का अगर सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ता, तो सर इसका मतलब सर मैं ये कर सकता था। मैंने कहा बेटा क्या। बोला सर जैसे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन थी सर। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही कह रहा है तू, बता फिर आगे बता। फिर बच्चे ने मुझे समझाया कि सर देखो सर जैसे यहां पर आपने वो मास m1 बनाया था, है ना। मैंने कहा हाँ बेटा बनाया था, और सर ये दूरी को आपने r1 बोला था, और सर आपने इसको ऐसे घुमा रखा था। तो सर अगर मास m1 का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना पड़े, तो क्या सर मास m1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर यही है क्या, m1 इंटू r1 का स्क्वायर। मैंने कहा हाँ बेटा शाबाश बिल्कुल यही है। सर वेयर दिस r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द मास m1। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही, यही तो डेफिनेशन है। तो किताबी डेफिनेशन क्या है वो आप सुने। किताबी डेफिनेशन ये कहती है, क्या कहती है, किताब में बच्चे को ये पढ़ाते हैं, मैं आपको किताबी डेफिनेशन पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं आपको ये कह रहा हूं बेटा कि अगर ये कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है और यहां से एक परपेंडिकुलर दूरी पर एक मास है m1, ये परपेंडिकुलर दूरी है, और यहां पर एक मास है, मान लीजिए m मास है कोई, ठीक है, यहां पर कोई मास है m मास है, ऐसा मान लीजिए, ओके, और ये दूरी है r, और इस मास m को ऐसे घुमाया जा रहा, ठीक है। मान लो मैं ही एक्सिस ऑफ रोटेशन हूं और ये वो परपेंडिकुलर दूरी है, और ये जो मार्कर है ना ये है वो मास m, ये है वो मास m। तो मेरा हाथ देखो इस समय एक्सिस ऑफ रोटेशन से बिल्कुल परपेंडिकुलर है, समझ आ गया क्या। और अब इसको हम लोग ऐसे घुमा रहे हैं, उई 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 ऐसे घुमा रहे हैं। बोलो बात समझ आ गई
पक्का? अब सोचो, तो मास m की एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर दूरी कितनी है? r है। तो बोला गया कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, दैट विल बी सिंपली इक्वल टू mr²। बोलो बात समझ आई कि नहीं? फिर किताबों में कैसे लिखते हैं? किताबों में ऐसे लिखते हैं। कैसे? ध्यान से सुनना मेरी बात। बोला गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ mass of the body and the square of the perpendicular distance between the mass and the axis of rotation। बोला गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? बोला इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द मास। उन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर दूरी है, इसका स्क्वायर, वो डिस्टेंस, उसका स्क्वायर और साथ में मास, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, बोला इसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह दिया जाता है। परंतु डेफिनेशन में बच्चे को फील नहीं आती। फील तो वहां आती है कि ओ हो, अच्छा, किसी बॉडी को घुमाने में होने वाले कष्ट को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। सही है? बोलो पक्का? एकदम सोच लो, 100% एकदम तरीके से, बिल्कुल एकदम, है ना? चलो अब इसको एक बार नोट करो, मैं इसी में और कुछ चीजें आपको और जोड़ करके देता हूं अभी, ठीक है ना? अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और अच्छा करेंगे इसे। चलो हो गया, नोट हो गया है, आगे बढ़ जाऊं जी? 100%। चलो और देखो, और बात करता हूं मैं आपके साथ, है ना? झिंगा लाला झिंगा, सुनो देखो। अच्छा कुछ छोड़ दिया मैंने? हाँ सब सही है। चलो आ जाओ, यहां देखो। बोला साहब ठीक है साहब, आपकी बात समझ आ गई, इसमें कोई खास बात नहीं है ना? अच्छा मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये कोई मास है और ये जो दूरी है, ये दूरी अगर r है और ऐसे घुमा रहे हो, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr²। ये तो पढ़ाया, यही तो सिखाया। तो मेरी बात सुन बेटा, आप ध्यान से सुन, एक मिनट रुक, यही तो सिखाया है ना बेटा? अगर मैं तेरे को ये कहूं कि अब एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट पूरा मास नहीं है, कोई छोटा सा मास है ना, वो एलिमेंट वाली बात है ना, याद है? फिर इसी के सारा लेकर के तो रिंग, सेमी डिस्क, हेमिस्फीयर, फलाना ढिमकाना सब निकालूंगा इसी का सारा लेकर। ध्यान सुनना, मैं कहूं कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक परपेंडिकुलर दूरी पर, r दूरी पर, एक छोटा सा मास है dm और अपन लोग ऐसे घुमा रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, जब मास छोटा सा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कंप्लीट हो सकता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो छोटा सा ही होगा। तो जो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाएगा डी, वो डी क्या लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा dm इंटू r², वेयर r इज द परपेंडिकुलर दूरी बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द dm मास। सही है क्या? तो जो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? di इज इक्वल टू dm इंटू r²। ठीक है, अब इस छोटे से पूरा निकालना हो तो क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट कर देंगे तो ये मिल जाएगा। तो I विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन dm इंटू r²। ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये dm लिखने के कई तरीके हैं, है ना? याद करो, अगर तो लीनियर बॉडी है, उसके लिए हम लोग लैम्डा डिफाइन करके चलते थे। लैम्डा इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ होता था। इसी को हम लोग dm बाय dx भी कहते थे। तो बेटा यहां से dm की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा dx। तो जब किसी रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूंगा तो वहां पर dm को लैम्डा इंटू dx लिखूंगा। क्या लिखूंगा? लैम्डा इंटू dx लिखूंगा। फिर बेटा अगर हम लोग किसी एरिया की बात करें, किसी शीट की बात करें, स्क्वायर कोई लैमिना हो गया, कोई अपने पास रेक्टेंगुलर लैमिना हो गया, कोई शीट हो गई, तो वहां पर हम लोग बोलेंगे कि सिग्मा, है ना? वहां पर उसके लिए हम लोग सिग्मा डिफाइन करते हैं ना। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है मास पर यूनिट एरिया dm बाय da। तो यहां से dm की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिग्मा da आ जाएगी। क्या आ जाएगी? सिग्मा da। ये सब जरूरत पड़ेगी जब मैं दोबारा भी बताऊंगा आपको, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना? फिर भी एक बार आपको बता करके चल रहा हूं कि देख ऐसे ऐसे dm की वैल्यू रखी जाएगी और सवाल सॉल्व किए जाएंगे। और फिर जब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हमारे पास होगा जिसकी कोई वॉल्यूम होती है, 3D कोई ऑब्जेक्ट होता है, वॉल्यूम में मास भरा हुआ है, तो उस समय हम लोग रो डिफाइन करेंगे और रो विल बी इक्वल टू dm बाय dv। तो यहां से बेटा जो dm की वैल्यू आएगी वो रो dv लिखी जाएगी। इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए, मुझसे बोलो समझ आया? तो अब dm की वैल्यू या तो लैम्डा dx हो सकती, या तो सिग्मा da हो सकती, या फिर रो dv हो सकती, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। कोई भी वैल्यू पुट करेंगे और हम लोग आंसर निकाल लेंगे। बोलो समझ आया? अरे पक्का? अरे सोच लो। और बात करता हूं, और सुनो क्या क्या बात करता हूं, सुनो,
है ना, किताबों में कुछ चीजें और लिखी रहती हैं, वो भी बताता हूँ। भाई साहब मेरे बच्चे पीछे नहीं रहने चाहिए किसी भी तरह से, किताब का ज्ञान भी पूरा होना चाहिए और फील्ड भी पूरी होनी चाहिए, सवाल तभी तो बनेंगे, है ना। और सुनो, आ जाओ, ये चला याद है। अच्छा, ऐसे लगे हाथ अगर मैं इसकी यूनिट की बात करना चाहूं तेरे से, तो क्या यूनिट की बात कैसे हो जाएगी सर? जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सर, आपने अभी बताया क्या है वो m इंटू आर स्क्वायर के बराबर है, या फिर dm इंटू आर स्क्वायर, डीएम की जगह पे लेमडा डी एक्स सिग्मा डी वी, सिग्मा डी रो डी वी कुछ भी रख सकते हैं ना। तो देख बेटा, तो यूनिट की क्या बात करूं, यूनिट अगर बनेगी तो यूनिट क्या बनेगी बताओ? ऐसा यूनिट क्या बन जाएगी? यूनिट बन जाएगी केजी और साथ में मीटर स्क्वायर, या फिर बोलो बोलो ग्राम और साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर, होने को तो कुछ भी हो सकता है ना। ये हो गया, ये हो गई इसकी एसआई यूनिट और ये हो गई इसकी सीजीएस यूनिट, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, किस किस चीज पर डिपेंड करता है ये भी देख लेते हैं, किस किस चीज पर डिपेंड करता है ये भी देख लेते हैं। तो देखो, एक तो मास पर डिपेंड कर रहा, साफ दिख रहा है, मास ऑफ द बॉडी पर डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल साफ है, दिख रहा है तो अपने को। इसके अलावा डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन मास एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल साफ दिख रहा है। हाँ, इसके अलावा डेंसिटी ऑफ द बॉडी पर भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जैसे डीएम की जगह पे मैं लैम्डा डीएक्स या सिग्मा डीए या रो डीवी प्लेस करूंगा तो तुरंत डेंसिटी का भी उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएगा, है ना। तो मैं ये भी लिख सकता हूं क्या, कि डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑल्सो, डिपेंड्स ऑन, एक मिनट, डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ द बॉडी ऑल्सो, ठीक है, ऑफ द बॉडी ऑल्सो। और एक चीज जानते हो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो दिख नहीं रही अभी, एक चीज और पर भी डिपेंड करता है, जानते हो कैसे? अब जैसे मान लो तुमने पढ़ाई नहीं करी, है ना। अब जैसे जो तुम भी वीडियो जो देख रहा है ये बच्चा, मान लो तुमने पढ़ाई करी नहीं, और पढ़ाई नहीं करी तो सिलेक्शन तो हुआ नहीं, और सिलेक्शन नहीं हुआ तो भाई साहब नौकरी वोकरियों का तो तुम्हें पता ही है आजकल भाई साहब बहुत बुरा हाल है कि नहीं, पढ़े लिखो कोई नहीं मिल रही भाई साहब, तो जब पढ़ाई नहीं करी तो क्या घंटा नौकरी मिलेगी? तो मान लो फिर भी तुम्हें कहीं ना कहीं कोई नौकरी मिल गई, और अब तुम्हें नौकरी मिली मान लो सिलेंडर डिलीवर करने की, गैस सिलेंडर डिलीवर करने की। गैस सिलेंडर समझते हो ना, वो लाल रंग का जो होता है भाई साहब। तो अभी तो खैर जैसे ज्यादातर जगह पर वो पाइपलाइंस वगैरह आ गई हैं, पर बाकी ज्यादातर जगह नहीं भी आई हैं। तो मान लो तुम्हारे को नौकरी मिली है गैस सिलेंडर डिलीवर करने की, ठीक है। तो गैस सिलेंडर डिलीवर करने की नौकरी मिली तुम्हें, तो उसके बाद भाई साहब मालिक ने देखा कि गैस सिलेंडर डिलीवर कैसे करने जाता है, बोले गैस सिलेंडर है, और बोले ऐसे लेके जाता है उसको, ऐसे 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 लेके जाता है। तो फिर मालिक ने देखा, बोले अरे तो ऐसे परेशान हो रहा है यार। तो मालिक ने बोला भाई साहब इसको घुमा घुमा के ले जाया कर, इसको कैसे ले जाया कर, घुमा घुमा के ले जाया कर, तेरे को उठाना नहीं पड़ेगा। तो बच्चे ने सोचा अच्छा, पढ़ाई तो तूने करी नहीं थी ना, तो पढ़ाई नहीं करी थी, तूने बोला अच्छा मालिक ने बोला है कि सिलेंडर को घुमा घुमा के ले जाना है, तो क्या तू ऐसे लेके जाएगा सिलेंडर को, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर को ऐसे डिलीवर कर रहा है। मालिक ने बोला था घुमा घुमा के ले जाना, कम कष्ट होगा। तो क्या मालिक ये कहना चाहता था, क्या ये कहना चाहता था मालिक, या मालिक ये चाहता था कि ऐसे लेके जा तू इसको, ऐसे गुड़का गुड़का के ले जा, ऐसे? हाँ, तू बता कब कष्ट कम होगा, कष्ट ऐसे कम होगा या ऐसे कम होगा? तेरे को क्या लगता है भाई साहब? ऐसे कष्ट कम होगा, थोड़ा सा पांव मारेंगे सिलेंडर रखता चला जाएगा। बोलो बात समझ आ गई? ओ सर, इसका मतलब सर जब इसको ऐसे घुमा रहे हैं ऐसे, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां है? ऐसे, है ना, एक्सिस रोटेशन ऐसी है, उसके अबाउट ही ऐसे घूम रहा है ना। और जब इसको ऐसे घुमा रहे हैं तो ऐसे, तो एक्सिस रोटेशन ऐसी है, इससे इसकी बॉडी से ही पास हो रही, ऐसे, है ना। तो ऐसे कष्ट कम हो रहा और ऐसे कष्ट ज्यादा हो रहा। ओ, इसका मतलब कि एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करते ही भी कष्ट चेंज हो जाता है। बॉडी सेम है, डेंसिटी सेम है, सब कुछ सेम है भाई साहब, परंतु जैसे ही एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो गई तुरंत भाई साहब मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो गया। वो यहां दिख नहीं रहा कहीं पर, परंतु वो फील करने वाली बात है कि दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस रोटेशन चेंज होते ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाता है। सही है क्या ये बात? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई साहब, ये तो जो मैं सबसे बाद में लिख रहा हूं, है ना। सुनो, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। भाई साहब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पर भी डिपेंड करता है। बोलो समझ आया? अरे पक्का। तो चार चीजों पर डिपेंड करा, किस पर? मास पर डिपेंड करा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस एंड द मास उस पर डिपेंड करा, इसके अलावा डेंसिटी पर डिपेंड करा, और साथ साथ एक्सिस ऑफ रोटेशन पर भी डिपेंड करा। बोलो आया? अब धीरे धीरे सवाल बनवाऊंगा, फिर कुछ चीजें नहीं बताऊंगा, फिर सवाल बनवाऊंगा, ऐसे चलेंगे। सही है? बेसिक बात समझ आ गई क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन सर ये होती है क्या? I is equal to mr square, where r is the distance between the mass and the
एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सही है, पक्का। आगे बढ़ जाऊं, कोई खास बात नहीं है, नॉर्मल बात है। चलो मैं एक बार यहाँ आ जाता हूँ, साइड में आ जाता हूँ, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। चलो दिख रहा है ना, हाँ सही से दिख रहा है। चलो लो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ूं। अरे पक्का, कोई खास बात तो है ही नहीं इसमें, है ना। चलो जी बहुत बढ़िया साहब, आ जाओ, है ना। अब देख, जैसे तेरे से बेकार सवाल कराना होता, अब ये कोई सवाल थोड़ी यार, क्यों करवा रहा हूं मैं, ये कोई मतलब ही नहीं है। मैं तेरे को ये बोलूं ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये 2 मीटर की दूरी है, ये 2 किलो का मास है, मैं बोल रहा हूं ऐसे घुमा रहे हैं, मैं कह रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता, भाग साले, ये कोई सवाल थोड़ी है। बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, बोलो mr²। सर आपने अभी यही बताया था, वेयर r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द मास एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ऐसा कितना आएगा, 2 इंटू ये 2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 8 kg, है ना। ये बेटा शर्म आ गई मेरे को बिल्कुल एकदम, ये 8 kg और साथ में मीटर स्क्वायर, ये कोई सवाल नहीं है, ठीक है। अब यहां सुन, इधर आ जा, है ना, इधर आ जाओ और बात करते हैं, लो थोड़ा सा ठीक करते हैं, है ना। है तो ये भी बेकार ही, पर फिर भी देख बेटा, तो अगर मैं तेरे को ये बोलूं कि बेटा ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात, और मैं तेरे को ये कहूं कि ये दूरी, ये एक दूरी आपको दे रखी है कि ये दूरी r है, ठीक है, और ये है वो मास m, ठीक है, और एंगल आपको दे रखा है, ये एंगल भी आपको दे रखा है, ठीक है, ये एंगल आपको दे रखा है थीटा, और इस मास को अपन ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है, क्या ऐसे है, ये दूरी समझ रहे हो, ये मार्कर है, ये मार्कर है, और ये टेढ़ी दूरी ये r है, ठीक है, नीचे ये r है, समझ रहे हो, ये r है, समझ गए। और अपन इसको मार्कर कैसे डिचके से घुमा रहे हैं, तो बोल रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, चलो, है ना। वीडियो को स्टॉप करो, स्टॉप करो वीडियो को, यहीं स्टॉप करो। हो गया, हो गया, हो गया, अरे सोच ले, अरे पक्का, चलो बहुत बढ़िया साहब। तो जब आप ऐसे घुमा रहे हो तो वाकई में आप ये सोचो कि मास घूम कैसे रहा है बेटा। ये मास आपको, आप पता नहीं देख पाओ नहीं देख पाओ, देखना चाहिए परंतु अपने को, कि ये मास जो है ना वाकई में बेटा ये एक ऐसे सर्कल में तो घूम रहा होगा, है ना। आपको क्या लगता है ये एक ऐसे सर्कल में घूम रहा है ना, इस तरह से ऐसे घूम रहा है ना, ये तो मुझसे बोलो, है ना, ऐसे घूम रहा है ना। तो आप देखो ऐसे घूम रहा है, ये बिल्कुल सही है सर, आपकी बात बिल्कुल सही है सर, समझ आई सर, है ना, और समझ आई तो फिर तो बात बन जाएगी, है ना। बोला साहब ठीक है कि जो ये जो मास है ये ऐसे एक सर्कल में ऐसे घूम रहा है, तो मुझे बताओ एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर दूरी, ये आर क्या मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच की परपेंडिकुलर दूरी है क्या? नहीं साहब, ये परपेंडिकुलर दूरी नहीं है। तो साहब परपेंडिकुलर दूरी है कहां? तो भाई साहब परपेंडिकुलर दूरी जो है ना, परपेंडिकुलर दूरी ये है। बोलो बात समझ आई, है ना, आना ही चाहिए भाई साहब, परपेंडिकुलर दूरी ये है। तो सोच बेटा, अगर ये आर है, अगर ये आर है, अगर ये आर है, तो ये क्या है आर का कॉस थीटा, और ये क्या है आर का साइन थीटा, तो ये भी क्या है आर का साइन थीटा। कंपोनेंट तोड़ने आते हैं ना। अगर मैं कहूं कि ये आर है और भाई साहब ये थीटा दे रखा, तो ये इतना 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 इतना, ये क्या है आर का कॉस थीटा, और ये क्या है आर का साइन थीटा, तो ये आर का साइन थीटा, तो ये भी आर का साइन थीटा, भाई साहब ये भी आर का साइन थीटा। बोलो बात समझ आ गई, है ना। ये बात, यहां आओ और देखो, यहां सुन। तो भाई साहब ये दूरी, अगर ये आर है तो ये आर का cos थीटा, ये आर का sin थीटा, तो बेटा ये जो दूरी आई है ना, ये जो दूरी आई, ये दूरी कितनी आ गई? ये दूरी आ गई आर का sin थीटा, ठीक है क्या? चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दो एक लाइन में, बोलो क्या लिखा जाएगा? m इंटू परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर, तो आ जाएगा आर sin थीटा का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा m आर स्क्वायर और साथ में sin स्क्वायर थीटा। समझ आया? अरे पक्का, अरे सोच ले। चलो भाई बहुत बढ़िया साहब, मैं आ जाता हूं, नोट करेंगे सारे बच्चे। चलो जी नोट हो गया, पक्का है जी, सोच लो जी, बहुत बढ़िया साहब, आ जाओ सारे, बहुत अच्छे बच्चे बेटा। जो जो बच्चा काम कर रहा है भाई साहब, नोट्स बना रहा है साथ साथ, है ना, पेन चला रहा है, वो बहुत अच्छा बच्चा है। और बाकी तो मैं क्या ही बोलूं, बाकियों के बारे में तो क्या ही बोलूं, है ना। यहाँ आ जाओ, मैं फिर से ये कह रहा हूं बेटा, ये एक मास है m, है ना, और ये एक मास है m, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन देखो बेटा, इससे आसान तो क्या ही पूछ लूंगा मैं। लो एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां देखो, ऐसे घुमा रहे हो बेटा, और ये एंगल है थीटा, ठीक है। और क्या क्या दिया है? ये दूरी दे दी है a, ये भी दूरी दे दी है a। चलो बनाओ, पेन चलाओ, पेन चलाओ बेटा, इससे ज्यादा आसान सवाल मैं पूछ भी नहीं सकता। फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोई निकालो, मोई निकालो बेटा। चलो, पेन चलाया तुमने? अरे पेन चलाया, चला रहे हो ना? मम्मी के समय बेटा पेन चलाओ। चलो हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। आ जाओ, यहां आ जाओ। देखो, क्या ये ए मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच की परपेंडिकुलर दूरी है? बोला सर नहीं है। अच्छे बच्चे को तो पता ही है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये परपेंडिकुलर दूरी नहीं है। तो परपेंडिकुलर दूरी कहां है? सब परपेंडिकुलर दूरी तो ये रही, और साहब एक परपेंडिकुलर दूरी ये रही। मुंह से बोलो, आया नहीं आया? बहुत बढ़िया साहब। और देखो, आ जाओ। तो बेटा अगर ये ए है, एंगल थीटा है ना? अगर ये ए तो ये ए का कॉस थीटा, ये ए का साइन थीटा, तो ये भी ए का साइन थीटा। तो ये दूरी क्या है बेटा? ये है ए साइन थीटा। अच्छा, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है ना? तो अगर ये ए है तो ये ए का कॉस थीटा और ये ए का साइन थीटा, तो ये भी ए का साइन थीटा। तो भाई साहब ये दूरी कितनी हो गई? ये भी हो गई ए साइन थीटा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बेटा स्केलर क्वांटिटी होती है, तो स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्टली जुड़ जाएगा। दोनों मासेस के अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ये है ना, ये एक नंबर और ये 2 नंबर, तो एक नंबर, ध्यान सुनो, एक नंबर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, एक नंबर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? बोलो, m इंटू ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। और ऐसे ही क्या दूसरे का भी यही है? m इंटू ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो भाई साहब आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 2m और साथ में ए स्क्वायर और साथ में साइन स्क्वायर थीटा। इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है भाई साहब। बोलो, आया? इसमें क्या ही नहीं आने वाली चीज है इसमें, तो है ना? ये तो आ ही जाएगा, कोई बात ही नहीं है ना? चलो भाई साहब, बहुत बढ़िया साहब। मैं आ जाता हूं, फिर से साइड में आ जाता हूं। लो करो, नोट करो इसको। हो गया? नोट हो गया? आगे बढ़ जाऊं? है जी? बोलो, आ जाओ, यहां देखो और देखो। इसको थोड़ा साफ कर दूं, ये फिंगर विंगर के निशान हो गए इस पे, फिर वो मजा नहीं आता तुमको देखने में, सूला सूला लगेगा वो, है ना? आ जाओ, यहां देखो। पहले कभी जो ना कहा, लो आज तुमसे कहते हैं, माँ के दिल में रहते हैं, हम आपके दिल में रहते हैं। बेटा ये एक मास है ना? 2 किलो का मास है, और यहां पर एक और मास है, बोला 4 किलो का मास है। ठीक है जी? और बेटे दोनों के बीच की जो दूरी है ना, वो आपको दी गई है। ठीक है, दोनों के बीच की ये जो दूरी है ना, ये आपको दी गई है। बोला गया दूरी है 6 मीटर। ठीक है, दोनों के बीच की जो दूरी है ना, वो है 6 मीटर। ठीक है, अब सवाल सुनना ध्यान से, और थोड़ी बुद्धि लगा करके खुद से सॉल्व करनी है ये। मैं तो बैठ जाऊंगा यहाँ साइड में। ठीक है, ध्यान से सुन। सवाल क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है फाइंड आउट द मोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the system about an axis passing through the center of mass of system and perpendicular to the line joining the masses. लाइन ज्वाइनिंग द मासेस। ठीक है, बोला एक ऐसी एक्सिस जो कि दोनों के सेंटर ऑफ मास से पास हो। ठीक है, और दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर हो। बोला बताओ उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा सिस्टम का। चलो मैं तो साइड में बैठ जाता हूं बेटा, करो आप लोग, सॉल्व करो, पेन चलाओ। तो सर सबसे पहले तो सर हमें निकालना पड़ेगा। सर हमें तो यही नहीं पता सर एक्सिस ऑफ रोटेशन है कहां। अरे दे तो रखा है कि एक्सिस, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का काम दूसरा है, पहले तो एक्सिस निकालने का काम होता है। एक्सिस नहीं दे रखी तो पहले एक्सिस निकालो। पहले एक्सिस कहां है? एक्सिस कहां है? बोला अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। तो पहले सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा आपको, है ना, कि सेंटर ऑफ मास कहां लाई कर रहा है। कि फिर सेंटर ऑफ मास जब आ जाएगा तो पता चलेगा किससे कितनी दूरी पर है, फिर तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ ही जाएगा, है ना। चलो पेन चलाओ, पेन चलाओ बेटा, पेन चलाओ। चलो चलाया तुमने, पेन चलाया, आंसर निकाला।
है? आंसर निकाला है? चलो ठीक है, देखते हैं अभी, है ना। आ जाओ। तो बेटा सेंट्रोमास निकाल लेते हैं पहले। अब सेंट्रोमास निकालने के लिए देखो, याद करो, कुछ पॉइंट्स आपको लिखवा रखे हैं मैंने पहले। क्या कि सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करें, जो भी मुझसे रिजिड बॉडी डायनेमिक्स पढ़ के आया भाई साहब, 14 लेक्चर बना दिए मैंने, सेंट्रोमास में 14 लेक्चर बन गए। और आप समझो कोई लेक्चर 2 घंटे का भाई साहब, कोई 2.5 घंटे का जा रहा है, 1.5 घंटे का लेक्चर जा रहा है, कुछ कुछ 1 घंटे से कम भी है, परंतु आप एवरेज लेंथ मानोगे ना, 1.25 घंटे के लेक्चर हैं। 1.25 घंटे का लेक्चर। आप सोचो मैंने कितना मैंने कितना उसमें कंटेंट उसमें मैंने कवर कर दिया होगा, कितना कंटेंट है कि नहीं, कुछ नहीं छोड़ रखा, बिल्कुल जीरो से लेकर बिल्कुल जे एडवांस भाई साहब, टिच एकदम बिल्कुल मजा आ जाए, जो कि बच्चे को बोले यार मजा आया यार, ऐसा कंटेंट कवर किया उसमें। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको यह बताया था, क्या बताया था कि सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करें कि सिस्टम कितने डायमेंशन का है। तो सिस्टम तो लीनियर है, एक ही डायमेंशन का है। अब जितने डायमेंशन का सिस्टम है, सेंटर ऑफ मास के उतने ही कोऑर्डिनेट आएंगे, तो सेंटर ऑफ मास का एक ही कोऑर्डिनेट आएगा। फिर क्या बोला था कि अपनी मर्जी से कहीं भी ओरिजिन मान लो, और ओरिजिन मान के सबसे पहले पोजीशन कोऑर्डिनेट लिख लो, फिर फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा, है ना। तो कहां ओरिजिन मानू, 2 किलो पर ही मान लेता हूं ओरिजिन, है ना, 2 किलो पर ही ओरिजिन। यहां दोबारा बनाओ क्या इसको, लो 1 मिनट को, लो, है ना। तो 2 किलो पर ही ओरिजिन मान लेता हूं, लो आप जैसे कह रहे हो आप, है ना, यहां सुनो। तो 2 किलो पर ही मैंने ओरिजिन मान लिया। तो बेटा अगर यहां पर अगर ओरिजिन मान लूंगा, है ना, ध्यान सुनना। तो बेटा अगर यहीं पर अगर मैं ओरिजिन मान लूंगा, तो इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 6,0, है ना। एक्स में तो 6 दूर है ना, और वाई में तो कुछ है ही नहीं। तो बोला जितने कोऑर्डिनेट इसके उतने सेंटर मास के, एक ही कोऑर्डिनेट आएगा, XCOM, है ना, XCOM। तो XCOM क्या है बोलो, M1x1 प्लस M2x2 और डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। याद है कि भूल गए हो, XCOM। देखो ध्यान से देखो, तो XCOM कितना आया बेटा, ये आया 2 इंटू 0 और प्लस ये आया 4 इंटू 6 और डिवाइड बाय M1 प्लस M2, तो 6। तो भाई साहब XCOM कितना आ गया बेटा, XCOM कितना आ गया, ये तो पूरा 0 ही हो गया, 6 से 6 कट गया, कितना आ गया, 4 मीटर। कितना आ गया, 4 मीटर। इसका ये मतलब है कि सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से 4 मीटर दूर है। कहां दूर है, ओरिजिन से 4 मीटर दूर। ओरिजिन कहां है, ओरिजिन तो ये रहा। तो ओरिजिन से 4 मीटर मतलब कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास यहां लाई कर रहा है। इसका मतलब कि ये दूरी कितनी है, 4 मीटर है। इसका मतलब कि ये दूरी कितनी है, 2 मीटर है। सही है क्या। इसने बोला अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। ओहो हो, ओके। देखो तो सेंटर मास तो कहीं ना कहीं यहां है, तो ये वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना। अपन यहां इसको ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है। तो दूरियां तो हमें पता चल गई बेटा कि ये दूरी कितनी है, 2 मीटर है, और ये दूरी कितनी है बेटा, ये दूरी है 4 मीटर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 2 इंटू 4 का स्क्वायर और प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर। तो भाई साहब 4 चौके 16 और दूनी 32 और प्लस 2 दूनी क्या बोलते, 4 4 चौके 16। तो भाई साहब कितना आ गया, 6 और 2 8 आ गया, और ये कितना आ गया 4 48 और साथ में केजी और मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। अब मेरे को नीचे कमेंट करके बताना कि सर जब आपने टाइम दिया था, सर मैंने आपसे पहले सॉल्व किया था और सही सॉल्व किया था। नीचे कमेंट करके बताना मेरे को, तभी तो मुझे पता चलेगा कि तुमसे हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये बात चलो समझ आया, पक्का एकदम। एक बार इसको नोट कर, मैं तेरे को एक बात बताना चाहता हूं यहां से, फिर तेरे से एक एडवांस का सवाल कराऊंगा। IIT JEE 1995, ठीक है, जब मैं 2 साल का था, मैं 93 में हुआ था, मैं काफी पुराना मॉडल हो गया हूं, ठीक है। तो IIT JEE 1995 में एक सवाल पूछा गया, जो जैसे अब पहले क्या होता था, AIEEE और IIT दोनों एग्जाम ही अलग होते थे, अब क्या होता है JEE मेंस और एडवांस, है ना। तो ये आप समझो एडवांस टाइप का सवाल है जो मैं आपको बता रहा हूं, है ना। हालांकि सवाल बहुत आसान है ना, सवाल बहुत आसान है, परंतु उस टाइम के एडवांस में वो सवाल पूछा गया। कैसे बताता हूं, एक बार इसको सुनो, कर लो, इसको नोट कर लो एक बार। हो गया, नोट हो गया, आगे बढ़ जाऊं, अरे पक्का सोच ले। चलो ठीक है, अब मेरी बात सुनो। देखो बेटा, क्या मैं आपको एक चीज ऑब्जर्व करवाता हूं, मैं से मिटा रहा हूं कुछ चीजों को, ठीक है। देखो तो मैं एक चीज आपको ऑब्जर्व करवाऊंगा। अच्छा ये क्या है निकाला है अभी हमने ये निकाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, ICOM निकाला है हमने। क्या निकाला है हमने अभी, ICOM निकाला, याद रखना। हमने क्या निकाला है अभी, ICOM, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, वो निकाला है। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो बेटा, क्या मैं अगर तेरे को कहूं कि मान ले एक्सिस ऑफ रोटेशन ना इस 2 से ही पास हो रही है, यहीं से पास हो रही है, और आप ऐसे घुमा रहे हो इसको, अब बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है,
सर 2 का तो सर 0 हो जाएगा, क्योंकि सर वो दूरी 0 हो गई ना एक्सिस रोटेशन से, तो 2 का 0, और प्लस सर 4 का हो जाएगा सर 4 गुणा 6 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि दूरी सर 6 है सर। तो बोले ठीक है साहब, तो ये हो गया 0 प्लस 6 छंगे 36 चौके, है ना, जो भी आ रहा है वो, है ना, जो 36 गुणा 4 कितना आ गया भाई साहब, 6 चौके 24, हाथ से लाया 2, 4 3 12 13 14, 144 और केजी और मीटर स्क्वायर, है ना, कैलकुलेशन का ध्यान रखना। अच्छा, एक केस तो मैं तेरे को ये बताया, फिर मैं तेरे को कह रहा हूं कि मान ले ये कितना था, ये था 2, और ये कितना था, ये था 4, है ना। अब मैं कह रहा हूं कि मान ले एक्सिस रोटेशन यहां से पास कर रही है, और ये दूरी कितनी है, 6 मीटर है, कितनी थी, 6 मीटर। मैं कह रहा हूं अब बता मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बच्चा बोलेगा सर 4 का तो सर 0 हो गया, क्योंकि सर वो मतलब 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा, तो सर कोई मतलब नहीं है, सर एक्सिस रोटेशन वहीं से पास कर रही है। और प्लस सर ये आ गया 2 इंटू 6 का स्क्वायर, सर ये आ गया, तो कितना आ गया, ये आ गया 2, और गुणा कितना आ गया भाई साहब 36, तो कितना आ गया, बोलो मुझसे बोलो, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी 4 1 7, 72 और केजी और मीटर स्क्वायर, ये आ गया। सही है क्या? अब मुझे एक बात बता, तेरे सामने बोर्ड पर 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकले हुए हैं। एक तो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, सिस्टम सेम है तीनों बार में। एक तो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास 48। एक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू एन एक्सिस पासिंग थ्रू द मास ऑफ 2 kg। एक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू 4 kg। तो बता सबसे कम कौन सा है, सबसे कम कौन सा है बता। सबसे कम है आईसीयूएम। सबसे कम क्या है, आईसीयूएम। ओ हो भाई साहब, वाकई में एक कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है, याद रखना, तेरे को बात प्रूव करके दे रहा हूं, ये बात याद रखना। क्या कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम पासिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास विल बी मिनिमम। याद रखना इस चीज को। क्या है ये, याद रखना आज के बाद भाई साहब, वो सवाल नहीं बनेंगे नहीं तुमसे। क्या क्या कंसेप्ट दे रहा हूं मैं ये कंसेप्ट दे रहा हूं क्या, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम will be minimum about an axis passing through its center of mass। ठीक है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम विल बी मिनिमम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। बोलो बात समझ आ गई। एक ऐसी एक्सिस के अबाउट आने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से पास होती है, उसके अबाउट आने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो मिनिमम रहेगा। बोलो बात समझ आ गई। मतलब कि उसके अबाउट जब सिस्टम को घुमाओगे ना, तो घुमाने में कष्ट सबसे कम होगा, घुमाने में कष्ट सबसे कम होगा। और अगर सिस्टम घूम रहा है तो रोकने में कष्ट सबसे कम होगा। भाई घुमाने में जितना ज्यादा कष्ट है, घूमते हुए रोकने में भी उतना ज्यादा कष्ट होता है। यार नहीं आया यार, समझ आ रहा है ना। किसी बॉडी को चलाने में कष्ट जितना ज्यादा, उसको रोकने में तो कष्ट उतना ज्यादा होगा। अगर मास ज्यादा है तो रोकने में कष्ट ज्यादा होगा, और मास कम है तो रोकने में कष्ट कम होगा। उसी प्रकार से किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो घुमाने में भी कष्ट ज्यादा है, और घूमते हुए रोकने में भी कष्ट ज्यादा है कि नहीं। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो घुमाने में भी कष्ट कम है, और घूमते हुए रोकने में भी कष्ट कम है। समझ आया, मुंह से बोल, क्लैरिटी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम विल बी मिनिमम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। एक ऐसी एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास होती हो, उसके अबाउट आने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होता है। सही है, याद रह जाएगा। अरे पक्का, सोच लो, बहुत बढ़िया साहब, है ना। अब एक सवाल कराता हूं आपको, चलो नोट करो एक बार इसको, इस लाइन को नोट करो भाई साहब, तरीके से बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट है बेटा, ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट। आइए चलो, हुआ नोट हुआ, अजी पक्का, सोच लो, आ जाओ। और देखो और बात करता हूं आपका एक सवाल का, तो बहुत शानदार। देख, IIT JEE 1995, सुन, क्या ही तो सवाल है, अब तो तू निपटा देगा। सुन, कितनी हसरत है हमें, आ जाओ, चलो जी पढ़ो। दिख रहा है ना अच्छे से, मैं ऐसी आशा कर रहा हूं कि दिख पा रहा होगा। पढ़ो, सवाल पढ़ो, क्या सवाल है, पढ़ो, है ना। कब का सवाल है, JEE 1995, IIT JEE 1995।
ठीक है जी, पढ़ो क्या बोल रहा है। 2 point masses of 0.3 kg and 0.7 kg are fixed at the ends of a rod of a length 1.5 मीटर एंड नेग्लिजिबल मास। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया भाई साहब, एक एक लाइन पढ़ते जाओ, डायग्राम बनाते जाओ। ठीक है, चलो बोला कि द रॉड इज सेट रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड। ओके, तो बोल रहा है द पॉइंट ऑन द रॉड थ्रू विच द एक्सिस शुड पास इन ऑर्डर दैट द वर्क रिक्वायर्ड फॉर द रोटेशन ऑफ द रॉड इज मिनिमम इज लोकेटेड एट द डिस्टेंस ऑफ। बोल रहा है कि कहां से पास कराएं एक्सिस को कि घुमाने में सबसे कम से कम काम करना पड़े। कम से कम काम करना पड़े मतलब कम से कम कष्ट हो। अब कम से कम कष्ट हो तो सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए ना एक्सिस भाई साहब। बोलो समझ आया? निपटाओ, यहीं बैठा हूं साइड में, निपटा लो, कर लो भैया, चलो और करके आंसर मार्क कर लो। अनीता, बबीता, चंपा, डॉली, ए बी सी डी 0.42 मीटर फ्रॉम द मास ऑफ 0.3 या 0.70 मास फ्रॉम द मास 0.7 या 0.98 फ्रॉम द मास ऑफ 0.3 या 0.98 फ्रॉम द मास ऑफ 0.7। हो गया होगा, मैं तो ऐसी आशा कर रहा हूं भाई साहब, क्योंकि हमें पता है एक्सिस और रोटेशन को कहां से पास कराना है ना। देखो एडवांस का सवाल था ये। क्या सवाल यार? कोई सवाल नहीं, कंसेप्ट पता होना चाहिए। और वाकई में सुनो, आप ये मत समझो यार एडवांस का सवाल कोई टफ सवाल हो, कोई टफ सवाल नहीं हो यार। आपके कंसेप्ट अगर अच्छे से क्लियर हैं, आपको मल्टी कंसेप्ट एक साथ हैंडल करने आते हैं। अब सोचो मल्टी कंसेप्ट क्या है, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास साथ जोड़ रखा है, तो एडवांस का सवाल क्या सवाल है? कोई सवाल नहीं है कि नहीं? टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल एकदम डोंट वरी, है कि नहीं? यहां सुनो, मास्टर तुम्हारे घर का आदमी बेटा, भाई साहब बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी एकदम। यहां सुनो, आ जाओ। तो क्या बोल रहे हैं, एक रॉड से कनेक्टेड है ना, तो रॉड से कनेक्टेड है तो ये रॉड हो गई, ठीक है। और यहां पर एक मास है और यहां पर एक मास है ना, इस तरह से। यही तो हिसाब किताब है ना। आ जाओ अब सुनो, हिसाब किताब देखो। तो बेटा एक है 0.3 kg, एक है 0.7 kg, तो 0.3 kg और ये है 0.7 kg। और रॉड का तो कोई मास है ही नहीं, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमें दे रखी है। रॉड की जो लंबाई है वो हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है? 1.4 मीटर। ओके जी, तो लो जी, ये जो दूरी है ये 1.4 मीटर हमें दे रखी है। बहुत बढ़िया साहब, आ जाओ। 1.4 मीटर, तो सेंटर ऑफ मास से जो पास हो जाएगी एक्सिस, बस वही हमारा काम बन जाएगा। तो करा दो सेंटर ऑफ मास से पास इसको, है ना। तो क्या करें, यहीं पर ओरिजिन मान लें, तो इसको ओरिजिन मान लेंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 1.4, 0। चलो जी, एक्सयूएम निकाल लो भैया, एक्सयूएम निकाल लो। चलो, तो जो एक्सयूएम आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा? अभी बताया है क्या? m1 x1 और प्लस m2 x2 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है क्या? चलो m1 कितना है? 0.3 इंटू 0 प्लस 0.7 इंटू 1.4 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, 0.3 और प्लस क्या रखा है? 0.7, तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ये तो है कि नहीं। तो सामने आंसर कितना आ जाएगा? 0.98 मीटर। ओके, 0.7 इंटू 1.4 कितना आ जाएगा? 9.8 आ जाएगा, है ना। 0.98 आ जाएगा, तो 0.98 मीटर कहां से मेजर होगा? ओरिजिन से मेजर होगा। ओरिजिन से 0.98 मतलब ओरिजिन से 0.98 कहीं ना कहीं आपको यहां दिखाई देगा, या और थोड़ा सा उधर इसको सरका सकते हैं, है ना, कहीं ना कहीं यहां दिखाई देगा, है ना। यहां पर है सेंटर ऑफ मास। बोलो बात समझ आ गई? तो और ये जो दूरी है कितनी है? 0.98, है ना। ये दूरी कौन सी दूरी? ये दूरी, ये दूरी, है ना। ये दूरी कितनी है? 0.98 है दूरी। 1 मिनट रुक जाओ, ये दिख नहीं रहा होगा तुम्हें शायद, हल्का कलर नहीं। 1 मिनट, 1 मिनट। 0.98 मीटर। तो आंसर फिर क्या मार्क करना पड़ेगा अपने को कि 0.98 मीटर फ्रॉम मास 0.3, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं ऐसी आशा कर रहा हूं हमारे को दिख पा रहा होगा, है ना। ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है जी। चलो जी, सही दिख रहा है ना, हाँ दिख तो रहा है। चलो जी, हो गया। अब बताओ उसमें क्या क्या है? एडवांस का सवाल है भाई वो, है ना। ले मैं थोड़ा साइड में आ जाता हूँ, ले कर ले। हो गया? अरे पक्का? और बात करूं, थोड़ी सी आगे बढ़ूं, है? आ जा, सुन और देख, और कराता हूं, है ना, और कराता हूं, कर ले, नोट कर ले एक बार, है ना। हो गया होगा ना? हाँ,
हो गया, नोट हो गया? देख बेटा सुन, अब बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं, है ना, आ जाओ। तो अगर मैं आपको ये कहूं, थोड़ा सा हल्का सा और बात करते हैं ना, आसान है, आसान आसान बात कर रहा हूं, मुश्किल तो बात ही नहीं कर रहा अभी, है ना। सुन ले, मैं तेरे को ये कहूं बेटा कि तेरे पास क्या एक स्क्वायर अरेंजमेंट है इस तरह से, है ना, इस तरह से। बेसिक सवाल है, बिल्कुल एकदम लल्लू, है ना, फुल टाइम पास। मैं तेरे से ये कहूं एक स्क्वायर अरेंजमेंट है तेरे पास एरिया ना, इस तरह से। तो स्क्वायर अरेंजमेंट में अगर ये जो है ये मास m है ना, ये भी जो मास है ये इसको मान लो 2m मान लेते हैं, ओके। इसको बोल देते हैं, मान लो ये 3m है, ओके। और इसको बोल देते हैं, मान लीजिए ये 4m है, ओके। और आपको ये बोला, अब क्या सवाल पूछ रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। ये स्क्वायर की जो साइड है वो साइड मैं आपको दे दे रहा हूं, ठीक है। ये जो साइड है ना, ये साइड है बोला a, ठीक है। स्क्वायर की जो साइड है ये है a, ठीक है जी। एक स्क्वायर अरेंजमेंट है बेसिकली, स्क्वायर अरेंजमेंट पर मास ऐसे लगा दिए, m 2m 3m 4m ऐसे लगा दिए, है ना। अब बोल रहा है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन ना ऐसे पास कर रही है, ऐसे बोला, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। बोला ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसे पास कर रही है, ठीक है। इसको मैं बोल रहा हूं I1, क्योंकि इसमें कई सवाल कराऊंगा मैं आपसे, है ना। तो मैं बोल रहा हूं कि ये जो है ना, ये I1 है बेटा, ठीक है। ये ऐसे पास कर रही है और इसके अबाउट आने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है। चलो सबसे पहले आप मुझे I1 ही बता दो, चलो कर लो, पेन चलाओ 1 मिनट के अंदर, कई सवाल कराऊंगा इसमें, बताओ, पेन चलाओ 1 मिनट के अंदर, आ गया, सोच ले, अरे पक्का है, 100% है भाई साहब। अच्छा जी, I1 के नाम पे क्या लिखा सर, इस m मास का तो 0, क्योंकि सर ये तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही लाई कर रहा है, तो इसकी दूरी तो बिल्कुल 0 है, तो खत्म हो गया। अच्छा 4m का भी सर उसी पर लाई कर रहा है, तो इसका भी कुछ नहीं आएगा। परंतु सर ये जो 2m है ना सर, 2m और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच की दूरी a है, तो इसका मोमेंट कितना आ जाएगा, 2m a स्क्वायर, है ना, 2m और साथ में a स्क्वायर, और प्लस इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 3m इंटू a स्क्वायर। बोलो बात समझ आ गई। तो I1 कितना आ गया बेटा, I1 आ गया, बोलो 3 और 4 5, है ना, 5m a स्क्वायर। कैलकुलेशन का ध्यान रखना, ठीक है साहब, I1 आ गया, बोलो सही है, पक्का है, कोई खास बात नहीं है। अच्छा लगे हाथ, दूसरी बताओ, लो यहां आ जाओ। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अब एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास कर रही है, ये रही, ठीक है। और अब आप इसे ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो, ठीक है। और इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है, मैं उसे I2 कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं, I2 कह रहा हूं। चलो बताओ I2 बताओ, I2 बताओ, हो गया, पेन चला लिया, वीडियो को स्टॉप कर लो, वीडियो को स्टॉप कर लो भाई साहब, ईमानदारी से। चलो I2 लिख दिया तुमने। सर इसका तो 0, इसका भी 0, सर ये दूरी तो a है, आपने स्क्वायर बोला था, तो अगर ये दूरी a है तो इसका हो जाएगा 3m a स्क्वायर, और सर इसका हो जाएगा 4m a स्क्वायर, दोनों जुड़ जाएंगे, तो भाई साहब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3m a स्क्वायर प्लस 4m a स्क्वायर। तो भाई साहब I2 कितना आ गया, I2 आ गया कितना, 4 5 6 7 7m a स्क्वायर, ये I2 आ गया, बोलो आ गया, अरे पक्का, सोच ले, बहुत बढ़िया साहब। दोनों किस किस के सही थे, नीचे कमेंट कर दो, एक बार कमेंट कर दो नीचे कि सर मेरे सर दोनों सही थे, I1 I2 सर मेरे दोनों सही थे, मैंने सर ईमानदारी से निकाला था और मेरे I1 I2 दोनों सही थे, निकाल दिया। चलो अब I3 देख, मैंने बोला अब एक्सिस ऑफ रोटेशन भाई साहब यहीं से पास कर रही, ये मैं इसे I3 बोल रहा हूं, I3 एक्सिस रोटेशन कहां गाड़ दी, मास m पर गाड़ दी, ठीक है। मान लो ये जैसे स्क्वायर, ये मान लो ये स्क्वायर है, तो यहां से गाड़ दी, और अभी ऐसे घूम रहा है, ऐसे 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 घूम रहा है, समझ आ गया क्या, मुझसे बोलो, है ना। चलो तो ये I3 है, तो अब देखो पहले किस किस का क्या क्या होना चाहिए, चलो हो गया, फाइंड आउट I3, फाइंड आउट I3, फाइंड आउट I3, हो गया अजी पक्का, सोच लो। अच्छा जी बहुत बढ़िया, तो क्या I3 तुमने यही निकाला, ध्यान से देखो, I3 इज इक्वल टू सोचो सर एक्सिस ऑफ रोटेशन तो सर ऐसे है, सर मार्कर तो बाहर है ना सर, मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही ऐसे है, तो सर इस मार्कर से इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से सर 2m मास की दूरी तो सर यही है ना सर, परपेंडिकुलर दूरी, सोचो ना, ये एक्स रोटेशन ऐसे है, देख पा रहे हो ना,
ऐसे रोटेशन ऐसे है। तो सोचो मास m की परपेंडिकुलर दूरी, तो मास m तो वहीं आ गया तो खत्म हो गया है ना। 2m की दूरी कितनी है? 2m की दूरी है a, और 4m की दूरी कितनी है a, और 3m की दूरी कितनी है? परपेंडिकुलर दूरी 3m की। सर परपेंडिकुलर दूरी 3m की, तो सर यही आएगी। क्या आएगी सर? यही आएगी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल यही आएगी, ध्यान से सुनो। तो बेटा अगर ये a है, ये a है, तो ये कितना है बेटा? ये है √2a। चलो तो i3 लिखते हैं। i3 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2m इंटू ए स्क्वायर, और प्लस इसका लिखो 4m इंटू ए स्क्वायर, बिल्कुल सही है, और प्लस लिखो 3m इंटू √2a का स्क्वायर, √2a का स्क्वायर। तो भाई साहब i3 कितना आ गया? i3 आया 2ma स्क्वायर प्लस 4ma स्क्वायर प्लस 2, ये 2 हो जाएगा, 2 और 3 दूनी 6, 6ma स्क्वायर। तो 6 और 4 10 और 2 12, 12ma स्क्वायर। भाई साहब ये i3 आ गया। क्या आ गया? i3 आ गया। मुंह से बोलो आया? अरे पक्का। अब बेटा एक बात नोटिस कर, तू देख, अब एक बात नोटिस कर ध्यान से, एकदम प्यार से, है ना, कोई मेरे को जल्दी नहीं किसी प्रकार की। आप एक बात को नोटिस करो। सर किस बात को? मैं बताता हूं। यार देख एक बात नोटिस कराता हूं तेरे को, ध्यान से सुनना। पूरा फोकस यहीं रखना, अब पूरा फोकस यहीं 110%। ध्यान सुनना। अब देख बेटा एक बात नोटिस कर कि जो i3 है ना, i3 देख वाकई में i3 जो है ना i1 और i2 के सम के बराबर है। देख ऊपर देख, i1 i2 का सम देख एक बार क्या है? i1 i2 का सम देख क्या है? 7ma स्क्वायर प्लस 5ma स्क्वायर इज इक्वल टू देख 12ma स्क्वायर, और हमने कैलकुलेट करा कितना आया? 12ma स्क्वायर। ओ हो, इसका मतलब ये जो i3 है ना, ये i1 और i2 को क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम है। क्या है? सम है। बेटा ये जो वाक्य में तेरे सामने मैंने यहां लिखी है ना, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या कहते हैं इसको? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अभी बताऊंगा क्या होता है, अभी तो समझ ले इस चीज को। क्या कहते हैं इसको? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। बोलो बात समझ आ गई? क्या कहते हैं इसको? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। बोलो बात समझ आई? एक बार इसको नोट कर आराम से, एक बार मैं फिर तेरे को समझाता हूं परपेंडिकुलर थ्योरम होती क्या है। प्रूफ तो मैंने तेरे को कहीं ना कहीं दे दिया है ना, पर कहती क्या ये मैं बताता हूं। अच्छा वाकई में ये इसका असली प्रूफ नहीं है, परपेंडिकुलर थ्योरम का प्रूफ कुछ और होता है, परंतु उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। हमें तो अप्लाई करना आना चाहिए। अप्लाई कैसे करते हैं वो तेरे को मैं सिखाता हूं, ठीक है? क्या देखा मैंने कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन दोनों का जो सम था, इन दोनों का जो सम था वो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर है। वो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर है। ये हमने सीखा। सही है क्या? पक्का? चल एक बार इसको नोट कर एक बार, उसके बाद तेरे को मैं असली में बताता हूं देख होती क्या है। चलो छापा? अरे पक्का? सोच ले बेटा 100%। चल अब मेरी बात सुन। देख बेटा मैं तेरे को क्या कहना चाहता हूं, मैं मिटा रहा हूं इसको, ठीक है? ध्यान से सुन। मैं तेरे को बेटा ये कह रहा हूं कि अगर हमारे पास कोई कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, ठीक है, और मैं कोई 2D बॉडी है। कैसी बॉडी है? 2D। वो कैसी बॉडी थी? 2D। वो एक स्क्वायर लेमिना था ना, लेमिना मतलब कि 2D है ना। तो ये जो परपेंडिकुलर में किस पर चलती है? 2D बॉडीज पर चलती है, ठीक है? अच्छा जी, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है? ब्रह्मास्त्र है बेटा, ब्रह्मास्त्र कहते हैं इसको, देख ले तू, ब्रह्मास्त्र है ये आएगा तो फिर बाकी चीजें आएंगी, ये नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा फिर, ठीक है? ब्रह्मास्त्र है ये। ध्यान सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि बेटा अपने पास क्या है? ये कोई 2D बॉडी है, 2D बॉडी, ओके? 2D बॉडी मतलब कोई लेमिना है, कोई शीट है, कागज की कोई शीट मान लो, कोई प्लेट हो गई, है ना, कोई भी डिस्क हो गई, उस तरह की चीजें हैं ये, ठीक है क्या? अब मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि इसके प्लेन में से पास होने वाली कोई भी दो एक्सिस, इसके ऐसी कोई एक्सिस जो इसके प्लेन से पास होती हो। सर क्या मतलब? मैं कह रहा हूं एक ये एक्सिस, क्या ये इसके प्लेन से पास हो रही है? हां। और मैं कह रहा हूं कि एक ये एक्सिस, क्या ये इसके प्लेन से पास हो रही है? बोला हां सर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इसके प्लेन से पास हो रही है। हां। अच्छा इसके अबाउट जब घुमाऊंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया I1 लेट, मैंने ऐसा बोला, और इसके अबाउट जब घुमाऊंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया मान लो I2, ठीक है?
पक्का। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये दोनों एक्सिस आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हैं? दिख रही है आपको? हाँ बिल्कुल दिख रही है सर, क्या दिक्कत है उसके अंदर? सर देखो ना, सर देखो तो सही, सर ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के सर परपेंडिकुलर हैं सर, बिल्कुल है सर, हाँ बिल्कुल सही है। अब ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं तेरे को, मैं ये बोल रहा हूं कि दो ऐसी एक्सिस जो कि बॉडी के प्लेन से पास होती हो और आपस में परपेंडिकुलर हो, दो ऐसी एक्सिस जो कि बॉडी के प्लेन से पास होती हो और आपस में परपेंडिकुलर हो, उनके अबाउट आने वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम, उनके अबाउट आने वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम, किस किस का सम? I1 का और I2 का सम। क्या है ये? दो ऐसी एक्सिस जो कि बॉडी के प्लेन से पास होती हैं। अगर ये बॉडी है तो बॉडी का प्लेन ये प्लेन है, तो एक एक्सिस कहीं ना कहीं यहां से पास हो रही है, एक एक्सिस यहां से पास हो रही है, तो उसके प्लेन से ही पास हो रही है। बोला इनके अबाउट आने वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम will be equal to the moment of inertia of the body about an axis which is perpendicular to the body and passing through the cross section, passing through the cross section of the axis। ये बात भाई साहब, ये I3, ये I3 है, ये I3 है, ये परपेंडिकुलर थ्योरम की स्टेटमेंट है। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? आ गई क्या? पक्का। I3 कौन सी एक्सिस है? ये वो एक्सिस है जो कि बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है और दोनों एक्सिस के इंटरसेक्शन से पास होती है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट क्या है? ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट। मुझे एक बात बताओ, क्या किसी भी तरह से ये पॉइंट जो है इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास हो सकता है? नहीं, सेंटर ऑफ मास तो कहीं ना कहीं बीच में होगा ना। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट, और सोच वहां जो स्क्वायर वाले तेरे को सवाल कराया, क्या वो कोने में क्या उसका सेंटर ऑफ मास था क्या? नहीं था ना। हाँ, जानबूझ करके मैंने कराया था। क्यों? क्योंकि बच्चे के मन में वहम हो जाता है कि सेंटर ऑफ मास नहीं, इंटरसेक्शन पॉइंट में और मे नॉट बी सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास हो भी तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, अपने ऐसे कराया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। इंटरसेक्शन पॉइंट मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी द सेंटर ऑफ मास, सब जगह चलेगी ये, ऐसे नहीं कि सेंटर ऑफ मास पर ही चलेगी, सब जगह चलेगी। दूसरी बात, ये इंटरसेक्शन पॉइंट बॉडी के अंदर हो भी चाहे ना भी, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर ये दोनों एक्सिस में थोड़ी सी और भी नीचे मान लेता ना, ये यहां मान लेता और ये यहां मान लेता, तो इंटरसेक्शन पॉइंट अगर यहां आता तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बोल रहा हूं इंटरसेक्शन पॉइंट मे और मे नॉट बी, और मे नॉट बी इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस क्या है कि ओनली 2D बॉडीज के ऊपर ही एप्लीकेबल होती हैं, क्योंकि 2D होगी तभी तो उसके परपेंडिकुलर भी कोई एक्सिस आ पाएगी। 3D में हुई तो कहां उसके परपेंडिकुलर, तो सब जगह आ जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। एप्लीकेबल ओनली फॉर 2D बॉडीज। ठीक है, एप्लीकेबल ओनली फॉर 2D बॉडीज, एप्लीकेबल ओनली फॉर 2D बॉडीज, है ना। प्लेन, लेमिना वगैरह सब, शीट वीट, डिस्क विस्क, रिंग विंग, सब जगह चलेगी। ठीक है, क्या समझ आ गया? अरे पक्का। और स्टेटमेंट क्या है, फिर से बोलूं एक बार, नोट करोगे? देखो ध्यान सुनो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बोला गया, इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शियाज ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द प्लेन ऑफ द बॉडी, ठीक है, विच इज पासिंग थ्रू द प्लेन ऑफ द बॉडी, है ना, is equal to the moment of inertia of the body about an axis which is passing through the intersection of those axes and which is perpendicular to the plane of the body। बोलो बात समझ आ गई? ये इसकी स्टेटमेंट है। सही है क्या? दो ऐसी एक्सिस जो कि बॉडी के प्लेन से ही पास होती हैं और आपस में परपेंडिकुलर हो, उनके अबाउट आने वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम एक ऐसी एक्सिस के अबाउट आने वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा जो कि दोनों एक्सिस के इंटरसेक्शन से पास होती हो और बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर होती हो। बस बोलो सही है? मुंह से तो बोल दो यार, सही है क्या? अरे पक्का, सोच ले। चल इसको आराम से नोट कर, एकदम तरीके से नोट कर, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। मैं एक सवाल कराता हूं, उसके बाद फिर एक जेई का सवाल कराऊंगा। अभी जेई मेंस में 2021 में भाई साहब सवाल पूछा गया है ना, अभी कराता हूं, देख तेरे को। पहली शिफ्ट का सवाल था वो,
चलो आगे बढ़ू, कराऊं? सुन, पहले तो एक लल्लू सा कर ले। ले, पहले तो एक महालल्लू, जैसा पहले कराया था ना बिल्कुल सेम वैसा, जैसा पहले कराया था ना बिल्कुल सेम वैसा है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो दूरी है ना, ये दूरी है a और ये दूरी है b, ये है मास m, ठीक है, ये है मास 2m, ये है मास 3m और ये है मास 4m, ठीक है क्या? और इस एक्सिस के अबाउट ये एक एक्सिस है, ये आई आपको बताना है, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज आई, सवाल बोला गया फाइंड आउट आई, फाइंड आउट आई। चलो अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप पहले इसके अबाउट और इसके अबाउट लिखें, है ना, या फिर अभी आपको कुछ सिखाया था आप वो करें, है ना, दोनों एक ही बात है, कोई खास बात नहीं है, कर लो। चलो जी, हो गया। मैं ऐसी आशा कर रहा हूं तुमने वीडियो को स्टॉप करके एक बार निपटा ही लिया होगा, ये है ना, ब्रह्मास्त्र है, ये सीखना है हमें। इस टाइम पे तो दोनों मेथड आपको बराबर ही लगेंगे, हो सकता है आपको आसान लग जाए कि ये और ये निकालने हैं बस, है कि नहीं, वो हो सकता है आपको मुश्किल लगे, परंतु वही आसान है। अभी दिखाऊंगा तेरे को, अभी तेरे प्राण निकल जाए, बोले अरे यार यही सही है ना। चलो कर लिया, कर लिया जी, कर लिया, बहुत बढ़िया साहब। अच्छा क्या लिखोगे आप ये लिखोगे क्या कि अगर आप इसे I1 मान रहे हो, है ना, कि अगर आप इसे I1 मान रहे हो, इसके अबाउट जब बॉडी घूम रही है तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है, अगर आप इसे I1 मान रहे हो, और अगर जब इसके अबाउट बॉडी घूम रही है उसे अगर आप I2 मान रहे हो, तो बेटा जो I मैंने निकलवाना है वो I1 और I2 के सम के बराबर होगा। बच्चा बोला हाँ सर बिल्कुल सही है सर। अब ध्यान से सुनो, तो I1 अगर निकालना चाहें तो इन दोनों का तो जीरो हो गया, इसका बोलो 4ma², इसका बोलो 3ma², तो भाई साहब कितना आ गया 7ma²। I1 है, I2 बोलो इसके अबाउट घुमाओ, इसके अबाउट, तो इसका जीरो इसका जीरो, ये परपेंडिकुलर दूरी b है तो 3mb², ये आ गया 2mb², तो ये आ गया 5, बोलो भाई साहब mb²। तो भाई साहब आंसर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, बोलो m तो जो है वो कॉमन आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 7a² और प्लस 5b², ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या आपका आंसर यही आ रहा था? क्या मैंने कैलकुलेशन में कोई गलती तो नहीं करी है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि सर सेम आंसर आ रहा है। अरे बोलो भैया, है ना, 4ma², 3ma², 7ma² आ गया, है ना, और ये कितना आ गया 2mb², और ये आ गया 3mb², तो 5mb² आ गया। बोलो सही है? अरे पक्का है मामला? सोच ले, कोई खास बात तो नहीं है, 100% एकदम। सवाल कराऊंगा अब, चलो ठीक है, आ जाओ यहां, सुनो मिटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है जी, यहां आ जाओ, मिटा रहा हूं मैं इसको, यहां आ जाओ। चलो आ जाओ, बनाओ सवाल बनाओ, पढ़ो पहले इसको आराम से क्या कहता है, देख तो पा रहे होगे ना शायद, ये थोड़ी ऐसा है ज्यादा ना। चलो अब मैं ऐसी आशा कर रहा हूं कि देख पा रहे होंगे। चलो जी पढ़ो, सवाल पढ़ो पहले, क्या कहता है देखो। 4 इक्वल मासेस m m m m, ठीक है, आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ लेंथ l, ठीक है, बोल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू a, ठीक है, एंड पैरेलल टू db। ओ हो, है ना, करो अब अगर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम समझ आई है जब तो हो जाएगा, और नहीं तो नहीं होगा। करो 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 करो, तब तक मैं आपको इसको करवाने की तैयारी कर लेता हूं, ठीक है, आप लोग करो।
तब तक मैं इसको करवाने की तैयारी कर लेता हूं। ठीक है, ये एक ऐसे स्क्वायर सा मैंने बनाने की कोशिश करी है और सारे मासेस हैं। भाई साहब वीडियो को स्टॉप कर लेना अगर अपना भला चाहते हो तो, अगर सिलेक्शन चाहते हो तो वीडियो को स्टॉप कर लेना और खुद से करने का ट्राई करना, अगर अपना भला चाहिए जब तो, और नहीं तो फिर भगवान ही मालिक है, फिर बता रहा हूं फिर तो। ठीक है जी, ऐसे नाम दे रखा है। और जो लेंथ है वो क्या है, लेंथ तो जो है वो एल है ना, जो लेंथ है स्क्वायर लेंथ है वो तो एल है ना। ठीक है जी, ये पॉइंट ए पॉइंट है, ठीक है, और ये पॉइंट डी पॉइंट है, और ये सी पॉइंट है, और ये बी पॉइंट है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि ऐसी एक्सिस जो कि ए से पास करती हो, ठीक है, एक ऐसी एक्सिस जो कि ए से पास करती हो और डीबी के पैरेलल हो, है ना, डीबी के पैरेलल। भाई साहब डीबी के पैरेलल बनाओ, लो डीबी के पैरेलल हो भाई साहब। तो मैंने कहा जी ठीक है, डीबी के पैरेलल, ऐसे हुर्र तो ऐसे हुर्र, ऐसे, है ना, लगभग लगभग बैठ गई ना, पैरेलल से बैठ गई ना, एक मिनट, हाँ बैठ गई। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमाया जा रहा है, ऐसे घुमा रहे हैं, है ना। चलो जी, चलो करो इसको। आप ब्लू देख पा रहे हो ना यहाँ पे ऐसे, हाँ ब्लू देख पा रहे हो, है ना, सही है। ठीक है जी, ये रेड है ये ब्लू है ना, फिर मैं इनका इस्तेमाल कर लूंगा बाद में, है ना। चलो हो गया। कौन सा आंसर मैच कर रहा है बताओ, नीचे कमेंट करके बताओ कि हाँ सर हमारा ये वाला आंसर मैच कर रहा है सर। करा करा करा, सोच ले, अरे पक्का। चल इधर आ जा, सुन देख यहाँ सुन बेटा, मैं अब मुझे एक बात बताओ, ये ब्लू वाली एक्सिस, एक मिनट देखो, ये ब्लू वाली एक्सिस और ये रेड वाली एक्सिस, ये रेड वाली एक्सिस, क्या ये आपस में परपेंडिकुलर हैं? बोला हाँ सर बिल्कुल हैं। क्या ये बॉडी के प्लेन से भी पास हो रही है? हाँ, बॉडी का प्लेन, ये पूरा बॉडी का प्लेन ही तो है ये पूरा। अरे चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पर ये बॉडी का प्लेन है तो बॉडी के प्लेन से पास भी हो रही हैं। तो इनका जो सम है वो एक ऐसी एक्सिस के अबाउट आने वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा, बोलो, जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। बोलो सही है, पक्का? अच्छा साहब, बहुत बढ़िया साहब, आपने बात करी सर, समझ आया। अच्छा इसको मैं, इसे जो ब्लू एक्सिस है ना, ये जो ब्लू एक्सिस है, इसके अबाउट जब घुमाओगे ना, मैं इसे I1 बोल रहा हूं, इसके अबाउट जब घुमाओगे मैं इसे I2 बोल रहा हूं, और जब इसके अबाउट जो क्रॉस है इसके अबाउट घुमाओगे मैं इसे I3 बोल रहा हूं, ठीक है। और अपने को I2 निकालना है, अपने को क्या निकालना है बेटा? I2 निकालना है। क्या निकालना है? I2। तो ठीक है, अच्छा ये तो आपको पता है ना, ये तो आपको पता है, क्या पता है कि I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। सही है सर, बिल्कुल पता है सर। अच्छा I3 कैसे निकालेंगे? I3 देखो ये है, तो ये कितना है? ml स्क्वायर। ये कितना है? ml स्क्वायर। ये दूरी कितनी है यहां से यहां तक की? ये दूरी कितनी है? ये दूरी है √2l, है ना, ये दूरी, ये दूरी, ये कितनी है? एक मिनट, अबे हाँ, ये दूरी कितनी है बेटा? ये है √2l। सोचो इस एक्सिस के अबाउट ये कितना है? ml स्क्वायर। ये कितना है? ml स्क्वायर। और ये कितना है? m इंटू √2l का स्क्वायर, है ना। तो देखो I3 आ जाएगा। I3 क्या आएगा? देखो I3 ये आएगा, एक मिनट, I3 क्या है बोलो? ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर और प्लस m इंटू √2l का स्क्वायर। तो कितना आ गया बेटा? ये आ गया 4ml स्क्वायर। ये I3 है, समझे इस बात को, ये क्या है? I3 है, I3 4ml स्क्वायर। समझ आ गया? चलो अब एक बार I2 की बात, I1 की बात करता हूं कि I1 क्या है। I1 सोचो, तो I1 बेटा ये ब्लू वाली एक्सिस है, ये ब्लू वाली, है ना। एक मिनट रुक जाओ, आज ब्लू है पानी पानी पानी, देखो ये वाली एक्सिस है ना, ये वाली, इसको मैं जैसे हल्का सा आगे बढ़ा दूं, ये वाली एक्सिस है। तो जब इसके अबाउट जब आप घुमाओगे बेटा,
तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, इसका और इसका तो जीरो हो जाएगा। अच्छा टोटल दूरी कितनी है, ये भी √2l है, तो उसका आधा कितना हो गया, l/√2। मतलब यहां से लेकर और यहां तक की दूरी ये कितनी है, इसको थोड़ा डार्क लिख लेता हूं, पता नहीं आपको दिखे ना दिखे। तो ये कितना है, ये यहां से लेकर और यहां तक की दूरी ये कितनी है, l/√2। और ये भी कितना है, ये भी है l/√2, है ना। तो I2 है ना, यही तो है ना I2, ऐसे तो घुमा रहे हो, यही तो I2 है ना, पूरी को घुमा, I1 था I2 था, I1 था सॉरी, है ना। तो I1 देखो, I1 कितना है, यहां देखो I1 बोलो बेटा, I1 कितना, इसका जीरो और इसका बोलो 2 × m × l/√2 का स्क्वायर। सर ऐसा क्यों, अरे क्योंकि दोनों सिमेट्रिक है ना, सेम दूरियां हैं, है ना। तो I1 कितना आ गया, I1 आ गया, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ml², है ना। चलो अब उस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करके देखो आंसर ही सॉल्व हो गया, खत्म ही हो गया मामला। आ जाओ यहां देखो, तो I3 = यही था ना, क्या था, I3 = I1 + I2। तो I3 तो हमने निकाल रखा है 4ml² है, = I1 भी अभी हमने निकाला, कितना है, ml² है, प्लस I2 वही वाला है जो हमें निकालना है भाई साहब, ये I2, ये रहा I2। तो देखो I2 कितना आ गया, इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3ml²। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, बस ये आंसर है, ठीक है क्या। चलो मैं ऐसी आशा कर रहा हूं भाई मैं तुमको समझा पाया हूं यार, है ना। ये मैंने निकाल लिया, है ना, ml² और m × √2l का स्क्वायर, तो 4ml² आ गया, ठीक है। और ये मैंने निकाल लिया, ये कैसे निकला, इन दोनों का जीरो और इन दोनों का कितना आया, 2m × l/√2 का स्क्वायर, ठीक है। और मुझे पता था कि ये प्लस ये = ये है, तो दो चीजें पता चल गई, तो तीसरी मैंने निकाल ली, ठीक है क्या। बोलो मुंह से बोलो, आया है पक्का एकदम, सोच ले। चल ठीक है, आ जाओ, इसकी बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा, परंतु अगले लेक्चर में। सवाल ही सारे करने, वो कंटिन्यूस वाले जब बन जाएंगे ना, जब कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट में बहुत सवाल बनते हैं इनके ना, वहां पर इसकी बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा। पर अभी के लिए इतना, बोलो बात समझ आ गई, पक्का। वहां पर इसका फिर भी जिक्र कर दूंगा एक बार, ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे, सही है, ठीक है। चल एक बार साइड में आ जाता हूं, लो हो गया, छाप लिया, अरे पक्का। चल और सुन, देखो और सुन, इधर आ जा, एक सवाल थोड़ा हल्का, है ना, बिना परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के, सुनो बस, बनाना तुम, थोड़ा सा बुद्धि लगेगी हालांकि थोड़ी सी ना। यहां सुन, मैंने बोला ये क्या ना, अपने पास रेक्टेंगल है बेटा, इस तरह से, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। और साइड अपने को दी गई है, साइड दी गई है, ये साइड ए है, ठीक है, ये साइड बी है, ठीक है, ये साइड ए है, ओके, और ये साइड बी है। और हर एक नुक्कड़ पर कुछ मासेस रखे गए हैं, मैंने बोला m मास है, और ये भी मैंने बोला m मास है, और ये भी मैंने बोला m मास है, और ये भी मैंने बोला m मास है, ठीक है। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन दे दिया आपको, क्योंकि बिना उसके तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे ही निकलवाएगा, है ना। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे दी है, ऐसे दी है कि भाई साहब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक मिनट, ठीक है जी। बोला इसके अबाउट ना, ऐसे आप घुमा रहे हो इसको, ऐसे घुमा रहे हो आप, तो बोला कि आई बताओ, ठीक है। चलो पेन चलाओ, पेन चलाओ, अच्छे से पेन चलाओ, 10वीं क्लास का गणित लगेगा इसके अंदर, पेन चलाओ। चलो मैं ऐसी आशा कर रहा हूं, तुम्हें वीडियो को स्टॉप करा था, मम्मी के समय तुम्हारे ऊपर, पेन चलाओ भैया, पेन चलाया, सोच ले, अरे पक्का, हाँ सर हो गया तो आसान है ना। क्या सर ये ए, सर ये बी, तो सर ये दूरी √a² + b², तो ये उसका आधा, ये उसका आधा, तो सर सोल्व हो गया। गधेड़े हो तुम, गधेड़े हो भाई साहब। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, क्या, मुझे एक बात बताओ, क्या ये ब्लू लाइन, क्या इस ग्रीन लाइन के परपेंडिकुलर है। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में जो दोनों डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे के 90 डिग्री पर नहीं होते, तो 90 से बड़ा एंगल है, ये 90 से बड़े एंगल है भाई साहब,
बोलो आया कि नहीं आया? तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये जो दूरी आपने लिखी है ये परपेंडिकुलर दूरी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो परपेंडिकुलर दूरी कहां है? सुनो, परपेंडिकुलर दूरी कहां है? सुन, ध्यान से सुन, परपेंडिकुलर दूरी ये है। सोच, उस पॉइंट से देख, ग्रीन लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर, देख यही तो है, ग्रीन लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर, देख यही तो है, ये है परपेंडिकुलर दूरियां। इन्हें कुछ भी एच बोल लेते हैं, क्या बोल लेते हैं? एच बोल लेते हैं। ये है वो परपेंडिकुलर दूरियां, तो ये आपको निकालनी पड़ेंगी पहले। परपेंडिकुलर दूरी निकालने का सवाल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सवाल नहीं है। इसका तो जीरो ही, इन दोनों का, तो इन दोनों का सेम ही आएगा, तो एच आ गया तो आंसर तो आ ही जाएगा, है ना। पर कैसे निकालें? सुनो, क्या आपको ये ऊपर एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है? देखो ये है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। बेसिकली ये जो रेक्टेंगल है ये दो राइट एंगल ट्रायंगल से मिलकर बना है। एक राइट एंगल ट्रायंगल तो ये रहा, और एक राइट एंगल ट्रायंगल ये रहा, दिख रहा है ना। अच्छा सर, ठीक है सर। बेटा, जो एरिया होता है किसी राइट एंगल ट्रायंगल का, एरिया ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल कितना होता है बोलो? वो होता है हाफ इंटू बेस और इंटू परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, हाँ सर, बिल्कुल सर, यही होता है सर एरिया। तो बेटा जो एरिया आया वो कितना आया बोलो? एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल कितना आया? वो आया हाफ इंटू बेस। बेस कितना है? ये है अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर हाइट ये रही, और बेस ये पूरा का पूरा है ना। तो बेस कितना है? अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू परपेंडिकुलर हाइट। बोलो, डू यू एग्री विद दिस और नॉट? अरे पक्का। और 2 गुणा एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मुंह से बोलो हाँ सर, ये तो सर बिल्कुल सही बात है सर, है ना। तो ध्यान से देख बेटा, 2 गुणा एरिया ऑफ ट्राइंगल वो कितना है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस और इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो कितना है? ए इंटू बी है। तो बेटा देख, एक दो ने तो एक दो को मार दिया, तो देख हाइट की वैल्यू यहां से क्या आ गई? वो आ गई ए बी और डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ये आ गई वो परपेंडिकुलर हाइट। 10वीं क्लास में सिखाया जाता है बेटा ये, सही है क्या? अब सुनो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखा जाएगा? इसका जीरो, इसका जीरो, इसका कितना? एम एच स्क्वायर, परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर, और इसका एम एच स्क्वायर। तो आंसर कितना है? 2mh स्क्वायर। ओके, तो कितना आ गया? 2m और साथ में ए स्क्वायर बी स्क्वायर और डिवाइड बाय रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आंसर है, ठीक है क्या? ये आंसर है बेटा। बोलो आया है? अरे पक्का? आगे बढ़ जाऊं अब 100% एकदम? चलो आ जाओ, करो इसको, नोट करो एक बार, कर लो, नोट कर लो। हो गया? नोट हो गया जी? स्क्रीनशॉट ले लिया हमने, है? नोट हो गया है? ठीक है जी साहब, बहुत बढ़िया। अब एक और पुरानी चीज पर लेकर के चलता हूं, फिर वहां से एक नई चीज बताऊंगा। मैं आपको बेटा ये कहूं कि आपके पास ना एक स्क्वायर है इस तरह से, ठीक है? मेरी बात ध्यान से सुनना। एक आपके पास बेटा क्या है? एक स्क्वायर है। बोला सर ठीक है सर, समझ आया सर। ये एक स्क्वायर है, मास है m, ये एक और स्क्वायर है, यहां पर मतलब एक स्क्वायर है, यहां पर भी मास m है, यहां पर भी मास m है, और यहां पर भी मास m है, ठीक है? और इसकी जो साइड है ना, वो साइड मैं आपको दे रहा हूं, मान लो a है। साइड क्या है बेटा? a है, सही है क्या? पक्का? सोच ले, मुझे बता, लॉजिकली बता, इसका सेंटर ऑफ मास कहां है? तू बता, कहां है इसका सेंटर ऑफ मास? स्क्वायर है, सेंटर ऑफ मास कहां है इसका? सारे मास बराबर है, कहां है सेंटर ऑफ मास का? हाँ सर, सेंटर ऑफ मास तो सर बहुत आसान सवाल आपने पूछा सर। सेंटर ऑफ मास तो सर यहां है, यहां है इसका क्या? सेंटर ऑफ मास। अब मैं ये कह रहा हूं कि मान ले इससे ना एक एक्सिस पास कराई मैंने, इस सेंटर ऑफ मास से मैंने क्या कराया? एक एक्सिस पास कराई, बिल्कुल बीच में है ना ये सेंटर ऑफ मास, तो यहां से मैंने एक एक्सिस पास कराई, और मैंने इसके अबाउट तुझसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलवाया ये, और इसको मैं बोल रहा हूं ICOM। क्या तू ये निकाल सकता है मेरे लिए? हाँ सर बिल्कुल आसान है, आप बोलो ना, अभी निकालते हैं सर। तो जो ICOM है सर बहुत आसान है सर। ये सारे मास देखो सर सेम दूरी पर हैं, तो जो एक का आएगा सर वही चारों का आएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये दूरी कितनी है? a/2 है ना। ये दूरी कितनी है भाई साहब? a/2। तो सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया? 4m और इंटू a/2 का होल स्क्वायर।
स्केलर क्वांटिटी है ना, जो एक का आएगा वही चारों का आएगा। तो एक का क्या था, m इंटू ए बाई टू का होल स्क्वायर, तो चारों का आ गया, तो ये आ गया बस, है ना। तो ICOM क्या आया, ICOM देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा MA स्क्वायर। बोल बात समझ आई, बोल बात समझ आई, पक्का सोच ले, 100% एकदम पक्का एकदम। अब मेरी बात सुन, मैंने कहा एक है ना, एक नई एक्सिस तेरे पास और है, एक नई एक्सिस तेरे पास और है, कौन सी है, मैंने कहा देख बेटा एक एक्सिस ये रही, मैं कह रहा हूं एक एक्सिस ये है। अब मुझे एक बात बता, क्या ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो एक्सिस पास कर रही है गुलाबी वाली, क्या गुलाबी वाली के पैरेलल है? बोला हाँ सर बिल्कुल, गुलाबी वाले एक्सिस के तो बिल्कुल पैरेलल है। बताओ क्या ये येलो एक्सिस, क्या ये गुलाबी वाले एक्सिस के पैरेलल है? बोला हाँ सर बिल्कुल है। इसीलिए इससे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा मैं इसे IP बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? IP बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? IP बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? IP बोल रहा हूं। क्या तू मुझे IP कैलकुलेट करके बता सकता है? बोला हाँ सर, ये भी सर मेरे लिए बिल्कुल आसान है सर। मैंने कहा कैसे? बोला सर देखो ना सर, IP यही तो आएगा। क्या? मैंने कहा ये कि सर IP इज इक्वल टू, सर इसका और इसका तो जीरो हो जाएगा सर, क्योंकि एक्सिस यहीं से पास कर रही है। सर m मास देखो सर कितनी दूरी दूर है, a दूरी दूर, सर ये m मास भी a दूरी दूर है, तो इसका ma स्क्वायर, इसका ma स्क्वायर, तो टोटल कितना आ गया सर 2ma स्क्वायर, है ना। मैं पूरा लिखता हूं अच्छे से, कैसे करा बच्चे ने ऐसे करा था, कैसे सर ma स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर, और सर IP इज इक्वल टू, मैंने बोला सर 2ma स्क्वायर, तो बच्चा बोला हाँ सर आपने सही करा सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये बात हो गई, समझ आया पक्का। अब मेरी बात सुन बेटा, ध्यान से सुनना, पूरा फोकस यहीं, पूरा फोकस यहीं, पूरा पूरा एकदम ईमानदारी से। बेटा एक चीज होती है, इसे कहते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देखो क्या कहती है, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना, मेरे साथ बने रहना। मैं आपको ये कह रहा हूं बेटा कि ये है ना, एक बॉडी है अपने पास, ठीक है, कोई भी रैंडम बॉडी है। मैंने बोला इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहां है, ठीक है जी। मैंने बोला इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां है। बच्चा बोला सर ठीक है, ओके। अच्छा, तो सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास करेगी, क्या वो दिखने में कुछ कुछ ऐसी ही रहेगी? बोला हाँ सर बिल्कुल सर ऐसी ही रहेगी। हाँ, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसे ICOM बोल दिया। बच्चा बोला सर ठीक है, ओके। मैंने बोला कि बेटा इसके पैरेलल ना एक एक्सिस और मान। बोला सर ठीक है सर, लो इसके पैरेलल एक एक्सिस और मान ली। क्या ये दोनों एक्सिस आपस में पैरेलल हैं? बोला हाँ सर। तो जब दोनों एक्सिस आपस में एक दूसरे के पैरेलल है ना, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा मैं इसे IP बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? IP बोल रहा हूं। और दोनों एक्सिस के बीच की जो परपेंडिकुलर दूरी है ये, इसे मैं D बोल रहा हूं। बॉडी का मास को M बोल रहा हूं, बॉडी के कंप्लीट मास को M बोल रहा हूं। बोलो बात समझ आ गई। D क्या है? D है दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर दूरी। बोलो बात समझ आ गई। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम एक लाइन कहती है, क्या कहती है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस विल बी इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस बॉडी का कंप्लीट मास इनटू दोनों के बीच की परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर। ये कहती है। सर कम समझ आया सर, सुन मैं समझाता हूं, याद देख। ये है सेंटर ऑफ मास के अबाउट वाली एक्सिस, ये है पैरेलल एक्सिस। दोनों के बीच की दूरी कितनी है तू बता? दोनों के बीच की दूरी है सर a/2। क्या है? a/2। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहती है कि IP विल बी इक्वल टू ICOM। कहां है ICOM? ढूंढो, MA स्क्वायर। ये रहा MA स्क्वायर प्लस बॉडी का कंप्लीट मास, बता सिस्टम का कंप्लीट मास कितना है? 4m। और साथ में दोनों के बीच की परपेंडिकुलर दूरी, दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर। तू बता दोनों के बीच की परपेंडिकुलर दूरी क्या है? a/2। तो a/2 का स्क्वायर, ध्यान से देख, तो कितना आया? MA स्क्वायर और प्लस 4 से 4 कट गया, MA स्क्वायर। आंसर आया 2MA स्क्वायर। क्या यही आना भी चाहिए था? मुंह से बोलो, क्या पहले भी यही आ रहा था? ये बात तो इसका मतलब कि परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम की स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्या कहती है वो? कि अगर आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर पता है ना, अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आप किसी पैरेलल एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हो। अगर आपको किसी पैरेलल एक्सिस के अबाउट पता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल सकते हो। अगर आपको इसका इस्तेमाल करना है तो
दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से एक सेंटर ऑफ मास वाला होना ही चाहिए। अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता है तो पैरेलल के अबाउट निकाल लो, पैरेलल के अबाउट पता है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल लो। इसीलिए इसे शिफ्टिंग थ्योरम भी कहते हैं कि सेंटर ऑफ मास से इधर शिफ्ट कर लो, चाहे सेंटर ऑफ मास से इधर शिफ्ट कर लो, पैरेलल से सेंटर ऑफ मास पे शिफ्ट कर लो, है ना ये बात। इसीलिए इसका एक नाम शिफ्टिंग थ्योरम भी होता है। बोलो बात समझ आ गई? पक्का है ना, शिफ्टिंग थ्योरम। अब जो डिटेल्स हैं मैं वो यहां नीचे लिख देता हूं, इसकी प्रैक्टिस मैं कराऊंगा आपसे अगले लेक्चर में, खूब प्रैक्टिस कराऊंगा लाइन लगा के एकदम, है ना। एम क्या है? कैपिटल एम, दिस इज द कंप्लीट मास ऑफ द बॉडी, कंप्लीट मास ऑफ द बॉडी या फिर सिस्टम। सिस्टम है बेटा ये, सिस्टम, ठीक है। और डी क्या है? डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन ICOM एंड IP, है ना, IP एक्सिस, है ना, दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर दूरी है ये। अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो किसी पैरेलल एक्सिस के अबाउट बता सकते हैं, किसी पैरेलल एक्सिस के अबाउट पता है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट बता सकते हैं, शिफ्टिंग कर सकते हैं उसकी। इसीलिए इसको क्या भी नाम देते हैं? शिफ्टिंग थ्योरम भी नाम देते हैं। और उसका प्रूफ देख, मैंने तेरे को दिखाया कि देख बेटा दोनों बारी में आंसर सेम आया, है ना, दोनों बारी में आंसर सेम आया, बिना पैरेलल एक्सिस के और पैरेलल एक्सिस के। दोनों बार हमने थ्योरम लगाई, एक बार बिना थ्योरम के आंसर निकाला, एक बार थ्योरम के साथ आंसर निकाला, आंसर दोनों बार सेम आया। इसका मतलब कि थ्योरम की स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। समझ आया? अच्छा, ये किसी भी बॉडी के लिए वैलिड होती है, 1D 2D 3D सबके लिए चलती है ये, है ना, वैलिड फॉर ऑल द बॉडीज, 1D 2D 3D। परपेंडिकुलर थ्योरम दैट इज ओनली वैलिड फॉर 2D बॉडीज। ठीक है, पक्का? क्या मैं समझू? हमें आज का ये लेक्चर समझ आया है ना? थोड़ा लंबा ही हो गया वैसे यार आज का लेक्चर भी, है ना, पर कोई बात नहीं, है ना। मैं देखो टॉपिक छोड़ने में विश्वास नहीं रखता, है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि जब चीज बतानी तो फिर बतानी है फिर। चलो, क्या मैं समझू समझ आया है? पक्का एकदम 100%? अगर समझ आया हो तो नीचे कमेंट करके मेरे को बताना कि सर आया है। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियोस को शेयर करना ताकि उनका भी भला हो जाए। ठीक है, चलो बाय बाय, टाटा।